फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में आएगा। यहाँ पर स्पर्म जो है फीमेल ट्रैक्ट में आएगा। अब फीमेल की ओवेरीज, ये ओवेरी है, ये किस तरह से अंडा बनाती है? सबसे पहले एग जो है बनता कैसे है, रिलीज कैसे होता है, वहां तक पहुंचता कैसे है, फर्टिलाइज कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे कि अंडा आया तो आया कैसे, बना तो बना कैसे, आगे बढ़ा तो बढ़ा कैसे, फर्टिलाइजेशन हुई तो हुई कैसे, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो पीरियड्स आए, ब्लीडिंग हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तो आई कैसे, यूट्रस कैसे अपनी तैयारी कर रहा है, सबको बहुत डिटेल में देखेंगे। तो क्या तैयार हो? तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा मुझे बताओ कि फीमेल का, चलो फीमेल बनाते हैं। ये बन गई फीमेल, छोटी लग गई ना, बढ़िया सी। मेकअप करें थोड़ा सा? चलो मेकअप भी कर देते हैं। ये हो गई फीमेल। तो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो कौन था? ओवेरी था। और ओवेरी से क्या बनता था? ओवम बनता था, सेकेंडरी oocyte बनता था, एग बनता था। तो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो था आपका ओवेरी। और इसी ओवेरी से आप बनाते थे एग। एग बोल लीजिए, सेकेंडरी oocyte बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए ओवम। ठीक। और इस प्रोसेस को आप बोल लीजिए oogenesis। क्या बोल लीजिए? oogenesis। बहुत लंबा ऊ हो गया। oogenesis क्या बोलते हैं? oogenesis। जैसे मेल में स्पर्म प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही फीमेल में ओवम प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? oogenesis। ठीक है। और करता कौन है? ओवेरी करती है। ये सारी बातें हमें पता है। ठीक। अब ओवेरी के बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं ओवेरी जो है यूट्रस से अटैच है। तो यहां पर जो लिगामेंट है, दिस इज ओवेरियन लिगामेंट। विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ये जो ओवेरी होती है ये यूट्रस से अटैच होती है। और यही ओवेरी आपकी पेल्विक कैविटी से, पेल्विक एरिया से भी अटैच होती है। और इसे कहते हैं मीजोवेरियम। क्या कहते हैं? मीजोवेरियम। तो आपने देखा ओवेरी जो है यूट्रस से भी अटैच है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। और ओवेरी जो है आपकी पेल्विक कैविटी से भी अटैच है विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम। ठीक। अब ये जो ओवेरी होती है आप देख सकते हैं पेयर्ड में है, तो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये जो ओवेरी होती है ये आलमंड शेप की होती है, आलमंड शेप है। इसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। लिगामेंट से अटैच, ये भी बात हो गई। ओवेरी जो होती है एब्डोमिनल कैविटी में, और वीकेंड से पेल्विक रीजन में होती है, तो एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेल्विक रीजन बोल लीजिए। ओवेरी जो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल में। ओवेरी जो है आपकी ओवम बनाती है और हार्मोन भी बनाती है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। तो ओवम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या ये सारी बातें आपको याद रहेगी? लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, शेप होती है आलमंड शेप, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, 2 तरह के लिगामेंट है। जो लिगामेंट आपके पेल्विक एरिया से कनेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं मीजोवेरियम, और जो आपके यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है ओवेरी को उसे कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये आपके एब्डोमिनल कैविटी आप बोल सकते हैं पेल्विक रीजन में होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है जो कि oogenesis करके ओवम का फॉर्मेशन करती है, और यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यही ओवेरी एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन भी करती है। क्या क्लियर है? ओके। चलिए देखते हैं ओवेरी को अंदर से। तो जब मैं ओवेरी को अंदर से देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि यार ये जो ओवेरी है ये तो क्यूबॉइडल सेल से बनी है। किससे बनी है? क्यूबॉइडल सेल से। क्यूबॉइडल सेल से बनी है। फिर मैंने देखा कि ये जो सेल है ये लाइंड होती है जर्मिनल एपिथीलियम से। किससे? जर्मिनल एपिथीलियम से लाइंड है। ठीक है। मैंने ओवेरी को देखा, भाई ये ओवेरी हमारी, मैंने देखा कि ओवेरी जो है अंदर से जर्मिनल एपिथीलियम से लाइंड है। किससे लाइंड है? दिस इज योर जर्मिनल एपिथीलियम। तो ये जो है जर्मिनल एपिथीलियम हो गया। अब जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर एक लेयरिंग, एक लाइनिंग देखने को मिलती है, एक लेयर देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं, एक सेकेंड, लेयर के लिए कलर चेंज कर देते हैं। अंदर एक लेयरिंग देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है
ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोला जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये आप पहले मेल में भी पढ़ चुके हैं, टेस्टिस में, है ना? तो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो लेयर देखने को मिलती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जर्मिनल एपिथेलियम के बाहर जो लेयर देखने को मिलती है इसको कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। ठीक है सर, में क्लियर हो गया। अंदर है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर की तरफ जो लेयर है उसे बोला ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जर्मिनल एपिथेलियम के बाहर की तरफ जो लेयर है उसे बोला विसरल पेरिटोनियम। ठीक, अब इसको और अंदर से जब मैं देखूंगा तब मुझे पता लगेगा कि बीचों बीच जो देखने को मुझे मिलेगा, बीचों बीच जो देखने को मुझे मिलेगा उसे मैं कहूंगा ओवेरियन मेडुला। क्या देखने को मिला बीचों बीच? मेडुला। मेडुला बीचों बीच देखने को मिला, मेडुला। और यहाँ पर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। ठीक, और मेडुला के चारों तरफ जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे चारों तरफ देखने को मिला, ये चारों तरफ इसे कहते हैं कोर्टेक्स। ये रीजन क्या हो गया? कोर्टेक्स। और इसी कोर्टेक्स के अंदर मुझे यहाँ पर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? फॉलिकल्स। मैं वापस बोल देता हूँ। सबसे पहले मैंने ओवेरी को देखा। ओवेरी जो है क्यूबोइडल सेल से मिलकर बनी है जहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम होता है। तो मैंने सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम बनाया। फिर मैंने बोला कि जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर की लेयर उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जर्मिनल एपिथेलियम के बाहर की लेयर उसे कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि जब आप अंदर देखोगे तो बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा ओवेरियन मेडुला, और चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा ओवेरियन कोर्टेक्स। और इसी कोर्टेक्स के अंदर चारों तरफ ओवेरियन कोर्टेक्स है, मतलब कि हम कह सकते हैं पेरीफेरी पे, दिस इज योर पेरीफेरी। तो पेरीफेरी पे क्या है? ओवेरियन कोर्टेक्स वाला पार्ट है, और इसी ओवेरियन कोर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर आपको फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना? अलग अलग तरह के फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, अभी पढ़ेंगे हम आगे। क्या अभी तक क्लियर हो गया? ओवेरी आलमंड शेप की होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, पेयर्ड होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, oogenesis करती है, ओवम का फॉर्मेशन करती है, एस्ट्रोजन बनाती है, और ओवेरी के अंदर ये सब देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, ठीक है सर, ओवेरी के ऊपर तो पीएचडी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। यूट्रस से भी अटैच होती है, पेल्विक एरिया से भी अटैच होती है, सब कुछ पता लग गया। अब ओवेरी के बाद आता है आपका फेलोपियन ट्यूब। तो दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब। ये क्या होती है? आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है। और इस फेलोपियन ट्यूब की लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये जो लेंथ होती है ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं इसके बाद एक और स्ट्रक्चर जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और फेलोपियन ट्यूब यहां से स्टार्ट होती है, और इस पार्ट का नाम होता है इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसको? इनफंडिबुलम। उसके बाद यहां पर आपको एक फूली हुई स्ट्रक्चर दिखेगी, इस फूली हुई स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एम्पुला। जहां भी बायो में कहीं भी कुछ भी फूला, दैट इज नोन एज एम्पुला। तो ये क्या हो गया? आपका एम्पुला हो गया। सो दिस इज एम्पुलरी रीजन। और सबसे यूट्रस के सबसे पास वाली जो जगह होती है उसे हम कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। तो हमने देखा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, जो ओवेरी के पास प्रेजेंट है उसे कहते हैं इनफंडिबुलम, जो यूट्रस के पास प्रेजेंट है उसे कहते हैं इस्थमस। फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट कहाँ से होती है? इनफंडिबुलम से स्टार्ट होती है, फिर एम्पुला से इस्थमस, और इस्थमस ओपन होता है यूट्रस में। तो इस्थमस जो होता है नैरो होता है, लास्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, और ओपन होता है यूट्रस में। एम्पुला वाइड होता है, एंड एम्पुला इज द रियल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो जनरली फर्टिलाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा? एम्पुला रीजन में ही देखने को मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पर कभी कभी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ये ऑप्शन भी आता है, तो इस जगह पे भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पर जनरली फर्टिलाइजेशन का देखने को मिलेगा, एम्पुलर रीजन में देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर अंडा इंतजार करेगा,
और यहां से स्पर्म आएगा 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 और इसको फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, बट कभी कभी एम्पुला इस्थिमस जंक्शन भी आप कह सकते हैं। क्लियर? क्लियर है। अब देखो, ये जो इनफंडिबुलम था, इनफंडिबुलम की पेरिफेरी पर आपको देखने को मिलेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और इसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया, या फिर कई इसे कहते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रिया क्या हुआ आप? फिम्ब्रिया इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस तरह से ये प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक, अब जैसे ही ओवेरी, ओवेरी का क्या काम है? oogenesis करना। oogenesis का मतलब एग का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन करना। जैसे ही ओवेरी ओवम का फॉर्मेशन करती है, एग यहाँ से रिलीज होता है। जैसे ही एग रिलीज होता है, ये फिम्ब्रिया लगे हुए हैं, ये फिम्ब्रिया इस एग को कैच कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये फिम्ब्रिया क्या करते हैं? फिम्ब्रिया कलेक्ट द एग और वी कैन से ओवम विच इज रिलीज बाय ओवेरी। तो फिम्ब्रिया क्या करते हैं? इस एग को, इस ओवम को कलेक्ट कर लेते हैं और फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब में छोटे 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 सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया। और इस सीलिया के थ्रू ये एग जो है आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आगे चलता जाता है। ठीक है, तो सीलिया के थ्रू एग जो है आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और यूट्रस के पास जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? फेलोपियन ट्यूब क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूट्रस। क्या देखेंगे? यूट्रस। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यूट्रस की। यूट्रस को जब आप देखोगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूट्रस। यूट्रस जो होता है बेचारा सिंगल होता है। ये भी आपकी और मेरी तरह कैसा होता है बेटा? सिंगल होता है, अंदर से होलो होता है, मस्कुलर होता है। होलो होता है, मस्कुलर होता है, सिंगल होता है। कौन? यूट्रस। और इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? इन्वर्टेड पियर। और साथ ही साथ यूट्रस को हम कहते हैं वॉम्ब। क्या कहते हैं? वॉम्ब। तो यूट्रस को हम कहते हैं वॉम्ब। इन्वर्टेड पियर होता है, सिंगल होता है, होलो होता है, मस्कुलर होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको ये तो पता है ना फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर अंडा है और ये स्पर्म है, तो स्पर्म आएगा और इस एग को फ्यूज कर देगा और जैसे ही फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। ध्यान से सुनना, स्पर्म है, एग है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद आगे और भी स्टेजेस बनती जाएगी, डिवीजन होता जाएगा। तो फाइनली एक स्टेज बनेगी जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अभी आगे पढ़ेंगे हम, क्या बनेगी? ब्लास्टोसिस्ट। मैंने क्या बोला? स्पर्म आया, एक से फ्यूज हुआ, यहाँ पर हुई फर्टिलाइजेशन। जैसी फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के कुछ ही दिन बाद, लगभग लगभग 7 दिन बाद, आपको देखने को मिलेगा कि ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। और यही ब्लास्टोसिस्ट अब यूट्रस पे आके अटैच हो जाता है। यही बच्चा यूट्रस में आके अटैच हो जाता है, तो इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। बच्चे का यूट्रस में अटैच होना, बच्चा तो नहीं बोलेंगे उस टाइम उसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस से अटैच होना, इम्प्लांट होना, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस का काम होता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन का काम भी किसका होता है? यूट्रस का। किस फॉर्म में होता है? ब्लास्टोसिस्ट। कितने दिन में बनता है? 7 दिन में। क्लियर? चलिए, ये बात भी क्लियर हो गई कि इम्प्लांटेशन का काम भी यूट्रस का होता है। अब यूट्रस में आपको 3 लेयर देखने को मिलती है। सबसे बाहर होती है, दिस इज पेरीमेट्रियम। दिस इज पेरीमेट्रियम। फिर होती है आपकी मायोमेट्रियम। फिर क्या होती है आपकी? मायोमेट्रियम। फिर सबसे अंदर आपको देखने को मिलती है एंडोमेट्रियम। क्या देखने को मिलती है? एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, फिर बीच में मायोमेट्रियम, फिर सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। अब नाम से पता लग रहा, पेरी बाहर की लेयर थिन होगी। कैसी होगी? ये थिन होगी। फिर दूसरी क्या है? मायोमेट्रियम। अब इसका काम मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए स्पर्म आया, यहाँ पर एग रखा हुआ है, स्पर्म और एग में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ,
फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद 7 दिन में ब्लास्टोसिस्ट बना, ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से जाके अटैच हो गया, किससे जाके अटैच हो गया, यूट्रस से जाके अटैच हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जब अटैचमेंट हुई, फिर 9 महीना बच्चा वहीं रहता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है। जब 9 महीने बाद बच्चा पूरी तरह बन चुका है, मेल बना मतलब बॉय बना, गर्ल बना, जो भी बना, बच्चा पूरी तरीके से बन चुका है, तो अब वो यहाँ से निकलेगा, निकलेगा ना। 9 महीने बाद बच्चा निकलता है, तो निकलने के लिए जो कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत होती है, वो कॉन्ट्रेक्शन कौन कराता है, मायोमेट्रियम। कौन कराता है, मायोमेट्रियम। नाम से पता लग रहा, मायो का मतलब मसल, और मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी आफ्टर 9 मंथ, कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूट्रस की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, मिडिल लेयर, दैट इज नोन एज मायोमेट्रियम। क्लियर, आंसर क्लियर हुआ। स्पर्म आया, ओवम था, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस से अटैच हुआ, ग्रो हो के पूरा बच्चा बन गया, 9 महीने हो गए। 9 महीने बाद जब उसे निकलना है, तो मायोमेट्रियम, मायो का मतलब मसल, मसल करेगी कॉन्ट्रेक्शन, और मसल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ही वो बच्चा वहां से निकल जाएगा। तो मायोमेट्रियम का काम है कॉन्ट्रेक्शन करना। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये कॉन्ट्रेक्शन करता है और फीटल को बाहर निकाल देता है, बच्चे को बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद होती है एंडोमेट्रियम, इसकी कहानी कुछ अलग है, इसको ध्यान से सुनना। एंडोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर स्पर्म था, यहाँ पर एक था, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट बना। ये ब्लास्टोसिस्ट मैंने आपसे पहले भी बोला कि कहाँ पर अटैच होता है, यूट्रस में अटैच होता है। तो अब ध्यान से सुनना, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। कहाँ से अटैच होता है, एंडोमेट्रियम से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूट्रस में कौन सी लेयर, तो आप बोलना सबसे इनर लेयर जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, वहां पर जाकर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अटैच होता है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है एंडोमेट्रियम से, ठीक। ये तो हुई आम जिंदगी। पर अब देखो मेंटोस जिंदगी, मतलब एक कंडीशन ऐसी देखते हैं जब स्पर्म आ ही नहीं पाया, ओवम फ्यूज ही नहीं हो पाया, बेचारा परेशान रह गया, है ना। स्पर्म आ नहीं पाया, ओवम फ्यूज नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, कॉपुलेशन नहीं किया, ठीक है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी, उस कंडीशन में सीमन गया ही नहीं, सीमन गया ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, है ना। सीमन गया ही नहीं, तो अब वो अंडा तड़प तड़प के वहीं मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फट जाती है। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होता, जाइगोट बनता, ब्लास्टोसिस बनता, तो एंडोमेट्रियम खुद को तैयार करती है। जैसे मान लो मैं एंडोमेट्रियम हूँ, मैं एंडोमेट्रियम हूँ, यूट्रस की इनर लाइनिंग हूँ, और एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मैं वो हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्यों सर, किस बात की तैयारी, अरे मैं सर नहीं हूँ, फिलहाल एंडोमेट्रियम हूँ, मैं एंडोमेट्रियम हूँ, मैं खुद को मोटा कर रहा हूँ, मेरे अंदर ब्लड वेसल बढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर सिक्रीशन बढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडा रिलीज हो गया, स्पर्म कभी भी आएगा अंडे को फ्यूज कर देगा, और मेरे से आके अंडा अटैच होगा, मेरे से आके ब्लास्टोसिस अटैच होगा, तो मैं तो तैयारी करूँ ना, मैं तो स्वागत करूंगी ना, मैं तो तैयारी करूंगी। तो एंडोमेट्रियम फूलता है, ब्लड वेसल बढ़ाता है, ब्लड वेसल बढ़ाता है, बढ़ाता है, पर जब उसे पता लगता है कि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, जाइगोट बना नहीं, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा नहीं, मेरे पास कोई आएगा नहीं, तो वो रोना शुरू कर देती है। मतलब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ, एंडोमेट्रियम जो है लूज कर देगा, फट जाएगी लेयर, शेड ऑफ हो जाएगी, और पीरियड्स आ जाएंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी। तो जो ब्लीडिंग होती है वो एंडोमेट्रियम के फटने की वजह से होती है। तो एंडोमेट्रियम खुद को तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इससे ही आके अटैच होने वाला है। पर जब एंडोमेट्रियम को पता लगा कि भैया फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, जाइगोट बना नहीं, ब्लास्टोसिस्ट बना नहीं, मेरे पास कोई आएगा नहीं, तो वो रोने लग गया। मतलब कि यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ये होता है। क्लियर। तो हमने यहाँ पे बोला है कि ये जो एंडोमेट्रियम है अंडरगो अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स में यही टूटेगी, यही फटेगी, इसकी वजह से ही ब्लड लॉस होता है।
तो वो जो खून निकलता है ना फीमेल्स को 3 से 5 दिन, उस खून में एंडोमेट्रियम का सिक्रीशन, एंडोमेट्रियम की जितनी भी ब्लड वेसल रप्चर्ड है वो सब, और साथ में वो अनफर्टिलाइज्ड एग भी निकल जाता है। ठीक, चलिए सर बहुत डीप बातें हो गई, आगे चले। अरे अभी कहाँ डीप हुई है, अभी तो एग बनाओगे तुम, हॉर्मोन्स का लेवल देखोगे तुम, मजा तो अब आएगा तुम्हें। नाउ नेक्स्ट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जिस तरह से हमने मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया देखा था, जिसे हम कहते थे पेनिस, हमने पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन भी देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि हमें ये देखना था कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वी कैन से ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, किस तरह से मेल का पेनिस एनलार्ज होता है, इरेक्ट होता है, क्या कारण है। तो हमें पता लगा था कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल के पेनिस में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमने वो ट्रांसफर सेक्शन काट के ही देखा था। तो वैसे ही हमें देखना है फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो जब आप फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया देखोगे तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा मॉन्स प्यूबिस। दिस इज मॉन्स प्यूबिस। और ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है, इट इज अ कुशनिंग ऑफ फैटी टिश्यू। इट इज अ कुशनिंग ऑफ फैटी टिश्यू। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे मॉन्स प्यूबिस कहाँ होता है, मॉन्स प्यूबिस सबसे ऊपर होता है। इट इज अ कुशनिंग ऑफ फैटी टिश्यू। इट इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। इसको कौन कवर करके रखता है? प्यूबिक हेयर कवर करके रखते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस, इट इज अ कुशनिंग ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लेबिया मेजोरा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट था? सर टेस्टिस तो स्क्रोटम सेक में प्रेजेंट था। स्क्रोटम सेक में ही प्रेजेंट था ना। वैसे ही आप देख सकते हैं ये जो वेजाइना है, ये आपके लेबिया मेजोरा में कवर्ड है। तो हम बोल सकते हैं लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम सेक। जिस तरह से स्क्रोटम सेक किसको रख रहा था? टेस्टिस को रख रहा था। उसी तरह से लेबिया मेजोरा आपकी वेजाइना को रख रहा है। तो लेबिया मेजोरा आर होमोलोगस टू स्क्रोटम सेक। ठीक, और लेबियो मेजोरा का अगर मैं बोलूं तो इट इज ए फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। इट इज अ फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच इज होमोलोगस टू स्क्रोटम सेक। ये बात बहुत जरूरी है, इट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम सेक। क्लियर? ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस हमने देखा, कुशनिंग ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद प्यूबिक हेयर, लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रोटम सेक, एंड इट इज अ फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। फिर अंदर चलते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा लेबिया माइनोरा। दिस इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के टॉप पर जंक्शन पर आपको देखने को मिलेगा क्लाइटोरिस। दिस इज क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्लाइटोरिस जो है इरेक्टाइल टिश्यू का बना है। किसका बना है? इरेक्टाइल टिश्यू का। ठीक है सर, मैं लिख लेता हूँ, क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू का बना है। ठीक, दूसरी बात, क्लाइटोरिस इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू का बना है। क्लाइटोरिस इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस। क्लाइटोरिस किसकी तरह होमोलोगस है? क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस। तो हमने देखा क्लाइटोरिस इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू एंड इट इज होमोलोगस टू पेनिस। ठीक, एंड क्लाइटोरिस is covered by a thin skin that is known as prepuce, that is known as prepuce। ठीक है सर, वापस बोल देते हैं, थिन स्किन से कवर होता है जिसका हम बोलते हैं प्रीप्यूस। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू का बना है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर हो गया? और होमोलोगस टू पेनिस होता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे आपको देखने को मिलता है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस फाउंड इन लेबिया माइनोरा जंक्शन। क्लाइटोरिस फाउंड एट लेबिया माइनोरा जंक्शन जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग। दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग। तो जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा क्या देखने को मिलता है? क्लाइटोरिस देखने को मिलता है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ये मैं आपको बिना लेबल्ड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। लास्ट में वापस लेबलिंग कर देंगे, जैसे दिस इज मॉन्स प्यूबिस, दिस इज लेबिया मेजोरा, दिस इज लेबिया माइनोरा,
दिस इज क्लाइटोरिस, दिस इज प्रीप्यूस जो कि एक थिन स्किन है क्लाइटोरिस के अराउंड। क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू का बना है। क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्लाइटोरिस होमोलोगस टू पेनिस। क्लाइटोरिस फाउंड एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा जस्ट अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक। एंड क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय अ थिन स्किन दैट इज नोन एज प्रीप्यूस। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है, ओके। यहाँ पर आपको बार्थोलिन ग्लैंड भी दे रखे हैं। बार्थोलिन ग्लैंड म्यूकस सिक्रेशन के लिए, किसके लिए? म्यूकस सिक्रेशन के लिए, चिपचिपा बनाने के लिए बार्थोलिन ग्लैंड होता है। ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेबिया माइनोरा है ऊपर तो किससे अटैच है? आपके क्लाइटोरिस से अटैच है जंक्शन पे। और जब ये लेबिया माइनोरा नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर एक थिन स्किन हो जाएगी। ये जो है थिन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम बोलते हैं फोर्शे। क्या बोलते हैं इसे हम? फोर्शे। फोर्शे। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। एंड दिस इज योर एनस। ये फीमेल का एनस है। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने क्या देखा? एनस देखा, पोर्शे देखा। अच्छा बताओ, बार्थोलिन कहाँ थी? ये बार्थोलिन है। पोर्शे कहाँ है? ये पोर्शे है। एनस क्या है? ये एनस है। अब पोर्शे और एनस के बीच में डिस्टेंस होता है और इस डिस्टेंस को भी हम नाम देते हैं पेरिनियम। क्या नाम देते हैं? पेरिनियम। और इसको क्या नाम दिया था? प्रीप्यूज। ये सब याद रखने हैं जैसे मैंने याद रखे हुए हैं, ठीक है। एंड दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरिन पास करने के लिए फीमेल में अलग से यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। जबकि आपने देखा था मेल में ऊपर ही यूरिनरी ब्लैडर था और नीचे यूरेथ्रा था और इधर से सीमन का सिक्रीशन भी आ रहा था। तो मेन के लिए तो एक कॉमन पैसेज है, पर फीमेल के लिए अलग अलग होता है। यूरिन पास करने के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। और अगर बच्चा निकालना है या पेनिस को इंसर्ट करना है वेजाइनल ट्रैक्ट में तो उसके लिए वेजाइना होती है। दिस इज वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओपनिंग है, आप कह सकते हैं वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है। दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग है, आप कह सकते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। तो ये ओपनिंग है, ओरिफिस छोटे छोटे छेद है। ठीक है। अब वेजाइना को कवर्ड करके रखती है, दिस इज योर वेजाइना। इस वेजाइना को कवर्ड करके रखता है हाइमन। क्या कवर करके रखता है? हाइमन। हाइमन। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि हाइमन अगर ब्रेक है तो लड़की वर्जिन नहीं है। ध्यान से सुनना, हाइमन अगर ब्रेक है तो वर्जिनिटी नहीं है। पर मैं आपको बता दूं हाइमन जो है हॉर्स राइडिंग से, ज्यादा एक्टिविटी करने से, तेज गिरने से और भी कई रीजन से टूट सकती है। तो हाइमन ब्रेक होना बहुत ही आम बात है। हाइमन इज नॉट ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, पहली बात ये ध्यान रखना। ठीक। और कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद भी, कई बार कॉपुलेशन होने के बाद भी हाइमन परसिस्ट रहता है, बरकरार रहता है। सो दैट्स व्हाई हाइमन इज ए नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। क्लियर? ध्यान रखना है इस बात को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं, दिस इज एनस, दिस इज, बताओ भाई, लिखो कमेंट में। दिस इज फोर्शे, दिस इज बार्थोलिन, दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज hymen, this is urethral opening, this is prepuce, this is clitoris, this is mons pubis, this is labia minora, this is labia majora। याद हो गया? अभी लिखना, दो चार बार लिखना तब याद होगा। वैसे तो याद करवाने की पूरी पूरी कोशिश है मेरी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, oogenesis। जैसे हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हम उतनी ही डिटेल में पढ़ेंगे oogenesis को। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो हमने देखा था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड बन रहा था। फिर स्पर्मियोजेनेसिस, जहां पर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाया था। फिर रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल, उसको बोलते थे स्पर्मिएशन। पर मेरे लाल, oogenesis में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है। तो अपनी कान, आंख, नाक, दिमाग सब कुछ खोल के रखो। नाक इसलिए सांस लेते रहो, कहीं सांस तेज ना हो जाए कि सर ये सब क्या हो रहा है ना। oogenesis को स्टार्ट करेंगे। oogenesis, अरे आपको पता है कि oogenesis का मतलब होता है ओवम का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन। करता कौन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल, दैट इज ओवेरी। और ओवेरी की तो आपने स्ट्रक्चर भी देखी बहुत अच्छे से। क्यूबोइडल सेल, जर्मिनल एपिथेलियम, वेसल पेरिटोनियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन मेडुला। याद आया? चलिए
तो oogenesis की बात करते हैं। oogenesis का मतलब होता है ओवम का फॉर्मेशन, ये सारी बातें आपको पता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती थी? सर आपने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होती थी, यही बोला था मैंने, ठीक है। अब oogenesis तब से स्टार्ट हो जाएगी जब फीमेल खुद एक छोटी सी बच्ची और अंदर अटैच है यूट्रस में। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ, जब आपके घर में फीमेल होने वाली है तो होने से भी पहले वो जब अटैच थी ना, वो जब अटैच थी, वो जब फीटल स्टेज में है, जब फीटल स्टेज में है तब ही उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग फीटल स्टेज oogenesis स्टार्ट हो जाता है। सो ये है आपकी फीटल स्टेज, और इसी फीटल स्टेज में बिफोर बर्थ oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे होता है, ध्यान से सुनना। oogenesis होगा ओवेरी से, आपको पता ही है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी है, ओवेरी से होगा, ठीक है। ओवेरी में कौन? ऊगोनियम। क्या बोलेंगे? ऊगोनियम। जैसे मेल में थी मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम, वैसे ही फीमेल में है फीमेल जर्म सेल जिसको आप बोलते हैं ऊगोनियम। तो ओवेरी में एक सेल होती है जिसका नाम है ऊगोनियम या ऊगोनिया बोल लीजिए आप। इसकी वजह से क्या होता है, आपके एग्स का फॉर्मेशन होता है आगे जाके। तो अभी फीटल लाइफ में बिफोर बर्थ क्या हो रहा है, ओवेरी में बहुत सारे ऊगोनियम है, ठीक है। इन ऊगोनियम में माइटोटिक डिवीजन हुआ। क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ। और माइटोसिस डिवीजन होने से, माइटोटिक डिवीजन होने से यहाँ पर बना प्राइमरी oocyte। क्या बना? प्राइमरी साइट, ठीक। अब ये प्राइमरी oocyte आगे मियोसिस में गया, मियोसिस वन स्टार्ट करी। आपको पता है ना मियोसिस दो स्टेज में होती है, मियोसिस वन, मियोसिस टू। इसने मियोसिस वन स्टार्ट करी, और मियोसिस वन स्टार्ट करते ही ये रुक गई। कहाँ पे रुक गई? मियोसिस वन के प्रोफेज वन में ही रुक गई। ये साइकिल रुक गई मियोसिस वन के प्रोफेज वन में। आपको पता है ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ऐसे मत देखना ये क्या बोल रहे हो, अरे भाई सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा रखा है, तुम मेरे को हार्ट अटैक मत दे देना, मैंने पढ़ा रखा है। मियोसिस वन के प्रोफेज वन में oogenesis रुक जाती है ना। और ये प्राइमरी oocyte, ये आपका प्राइमरी oocyte, ये मियोसिस वन के प्रोफेज वन में रुक जाता है। और इसी दौरान यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल आ जाती है चारों तरफ। कौन सी सेल आ जाती है? ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल। एंड ये जो बीच में आपको दिखा रहा है ये क्या है? ये है आपका प्राइमरी oocyte। तो हुआ क्या, फीटल स्टेज में जब अभी डिलीवरी भी नहीं हुई, जब अभी बच्ची अंदर ही है बेचारी, तो तब से ही oogenesis स्टार्ट हो गया। फीटल लाइफ में बिफोर बर्थ oogenesis स्टार्ट हो गया। जो ओवेरी थी, ओवेरी से बने ऊगोनियम। क्या बने? ऊगोनियम। ओवेरी के अंदर क्या थे? लाखों ऊगोनियम थे, लाखों ऊगोनियम, ठीक है। ऊगोनियम में माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन से बने प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस वन स्टार्ट ही हुआ था कि मियोसिस वन की प्रोफेज वन में ही ये साइकिल रुक गई। और उस दौरान आपका नॉर्मल ये जो प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte कवर्ड हो गया ग्रेनुलोसा सेल से। किससे कवर्ड हो गया? ग्रेनुलोसा सेल से। अब ये जो प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल से कवर हो गया, इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। तो इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। और ये सब कब हो रहा है? फीटल स्टेज में, बिफोर बर्थ में हो रहा है। तो ऐसे प्राइमरी फॉलिकल बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पार्टीशन करते हैं, तीन में करते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा? बिफोर बर्थ देखा। बिफोर बर्थ क्या हुआ था? बिफोर बर्थ जो आपकी ऊगोनिया थी, उस ऊगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन होने से प्राइमरी oocyte बना। ये प्राइमरी oocyte जो है आपके आगे डिवीजन में जा रहा था, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस वन में गया, और मियोसिस वन के प्रोफेज वन में ही रुक गया, प्रोफेज वन में ही रुक गया, ठीक है। मियोसिस वन के प्रोफेज वन में रुक गया। तो ये प्राइमरी oocyte ऐसा कैसा मैंने यहाँ पे बना दिया, दिस इज योर प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग हो गई।
दिस इज ग्रेनुलोसा सेल, और बीचों बीच क्या है, प्राइमरी oocyte। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, अब इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल तभी बन गया जब अभी बच्ची हुई भी नहीं है, बिफोर बर्थ की बात है, पहले की बात है ये, बिफोर बर्थ की है ना, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। क्लियर। अब घर में लक्ष्मी हुई है, घर में बेटी हुई है, कितना खुशी का माहौल है, बेटी हो गई, क्या बात है, बेटी हो गई, मुझे तो बहुत पसंद है ना, बेटी हो गई, छोटी सी गुड़िया आ गई घर में लक्ष्मी आ गई। अब आफ्टर बर्थ क्या हुआ, यहाँ पर बर्थ हुआ, तो आफ्टर बर्थ लिखते हैं, घर में आई लक्ष्मी आफ्टर बर्थ। अब क्या हुआ, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल बन चुके थे, ये प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे बने थे, पता है, बहुत सारे, लगभग लगभग अगर मैं बोलूं तो मिलियंस में बने थे, हर ओवेरी में, दो ओवेरी है ना, तो मिलियंस में प्राइमरी फॉलिकल बने थे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊगोनिया है ना, ऊगोनिया ओवेरी के अंदर जो मिलती है, ये ऊगोनिया भी लाखों ऊगोनिया, लाखों ऊगोनिया, पर जितनी ऊगोनिया बननी है वो बर्थ से पहले बनेगी, बर्थ के बाद एक भी ऊगोनिया नहीं बनेगी। मेरी बात कान खोल के सुन ला, कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना, बिफोर बर्थ जितनी उगोनिया बन सकती थी बन जाएगी, आफ्टर बर्थ एक सिंगल उगोनिया भी नहीं बनेगी, तो जितनी उगोनिया बननी है वो बिफोर बर्थ ही बनेगी। क्लियर है। और बिफोर बर्थ ये सारी प्रोसेस होगी और क्या बन जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। अब पैदा होने से पहले हमारी घर की लक्ष्मी जो आई है, उसके पैदा होने से पहले उसके अंदर बहुत सारे लाखों फॉलिकल प्रेजेंट थे, कैसे थे, लाखों फॉलिकल प्रेजेंट थे, है ना, हर ओवेरी में 3 से 4 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। पर अब जैसे ही पैदा हुई लक्ष्मी आफ्टर बर्थ, अभी पैदा हुई है ना, छोटी सी गुड़िया, मेरी ड्राइंग ही खराब है यार, कोई बात नहीं, इसको तुम समझना, अभी छोटी सी गुड़िया पैदा हुई है, ठीक है, पैदा हुई। अब इसके अंदर जितने भी प्राइमरी फॉलिकल थे, एक ओवेरी में भी बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल थे, ये ओवेरी है, ये भी ओवेरी है, यहाँ पर लाखों लाखों प्राइमरी फॉलिकल थे। और पता है क्या हुआ, धीरे धीरे प्यूबर्टी आते आते, जब प्यूबर्टी आई, जब हमारी लक्ष्मी बड़ी हो गई, 12-13 साल की हो गई है ना, प्यूबर्टी आ गई, तो प्यूबर्टी आते आते ये फॉलिकल जो लाखों फॉलिकल थे, ये फॉलिकल हर ओवेरी के अंदर सिर्फ 60,000 से 80,000 रह गए, हर ओवेरी के अंदर कितने रह गए, सिर्फ 60,000 से 80,000। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे हमारे घर में लक्ष्मी आई थी, लक्ष्मी आई, तो ये फॉलिकल्स जो है ना, प्राइमरी फॉलिकल जो यहाँ बने थे, ये प्राइमरी फॉलिकल इसके लक्ष्मी के साथ आए ओवेरी में, क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स आए, प्राइमरी फॉलिकल्स आए। अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स को चाहिए था एफएसएच, पर आपको भी पता है कि अभी तो बच्ची पैदा हुई है बेचारी, अभी तो पैदा हुई है, हैंड टू हैंड तो उसके अंदर एलएच एफएसएच रिलीज नहीं हो जाएंगे ना, वो तो प्यूबर्टी के टाइम रिलीज होंगे। तो ये फॉलिकल कहती है पैदा होने के बाद कि हमें तो एफएसएच चाहिए, मैंने कहा एफएसएच नहीं मिलेगा, अभी तो बच्ची पैदा हुई है, एफएसएच मिलेगा प्यूबर्टी के टाइम, कब मिलेगा, प्यूबर्टी के टाइम। तो ये फॉलिकल कहती है या तो मुझे एफएसएच दे दो या मैं मरने जा रही हूँ, मैंने कहा तू मर जा, हम एफएसएच नहीं देंगे, अभी बच्ची पैदा हुई है, अभी से थोड़ी ना एलएच एफएसएच रिलीज करा देंगे, उसको कौन समझाएगा, मिलेटोनिन को जो जीएनआरएच को रोक के रखता है प्यूबर्टी से पहले तक, पॉसिबल ही नहीं है एलएच एफएसएच। तो ये प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाती है, इसे कहते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। और इसी फॉलिकुलर एट्रेसिया की वजह से ये फॉलिकल जो लाखों में थी वो डीजनरेट होती गई, 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 और धीरे धीरे जब प्यूबर्टी आई, तो प्यूबर्टी आते आते लाखों फॉलिकल से 60 से 80 हजार फॉलिकल रह गई हर ओवेरी में, ठीक है, हर ओवेरी में इतनी ही फॉलिकल्स रह गई। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। फॉलिकुलर एट्रेसिया को कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, डेथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। और कब तक चलेगा, जब तक कि प्यूबर्टी हिट नहीं हो जाती, और प्यूबर्टी आते आते ये प्राइमरी फॉलिकल खत्म होते 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 रह जाती है 60 से 80 हजार। क्लियर हुआ। अब जब प्यूबर्टी आई है तो LHFSH आएंगे और इस प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे की कहानी देखते हैं। प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आई है, प्यूबर्टी आई है, प्यूबर्टी के दौरान LHFSH रिलीज हुए हैं। जैसे ही LHFSH रिलीज हुए,
अभी तक जो प्राइमरी फोलिकल था, प्राइमरी फोलिकल में क्या क्या था, प्राइमरी फोलिकल में अंदर ही अंदर था प्राइमरी oocyte, दिस इज प्राइमरी oocyte, और इसके चारों तरफ थी आपकी ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल। और इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने कहा था प्राइमरी फोलिकल। अब ये प्राइमरी फोलिकल LS-FSH मिलते ही आगे बनाएगा सेकेंडरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल। तो चलो दिखाता हूं किस किस तरह से बनेगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई, एग्जिट कर दे इससे, चलो एग्जिट कर देते हैं। अब देखेंगे प्राइमरी फोलिकल तो बन गया, आगे सेकेंडरी फोलिकल कैसे बनेगा। देखो प्राइमरी फोलिकल वापस बना देते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ये हमारा प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर्स थी, दिस इज ग्रेनुलोसा सेल, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने बोला था प्राइमरी फोलिकल। और ये प्राइमरी फोलिकल जो है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में रुक गई थी, पता है ना आपको। फिर अब प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आने से क्या हुआ, प्यूबर्टी आई है, LHFSH लाई है, LHFSH रिलीज हुए, FSH ने इस फोलिकल को ग्रो कराया, और अब ये फोलिकल कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फोलिकल में। तो अंदर ही अंदर तो क्या होगा, वापस प्राइमरी oocyte, अंदर ही अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। पर अब प्राइमरी फोलिकल से जब सेकेंडरी फोलिकल बना तो कुछ चेंज तो होंगे ना। यहाँ पर चेंज क्या होंगे कि यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल जो है मल्टीपल लेयर हो जाएगी, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, मल्टीपल 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 लेयर हो जाएगी, मल्टीपल लेयर हो जाएगी ग्रेनुलोसा सेल की। और बाहर भी एक लेयर आपको देखने को मिलेगी, उस लेयर को आप कहेंगे थीका। ये जो बाहर लेयर बनी है इसको आप कहेंगे थीका। और अंदर क्या होगा, अंदर ग्रेनुलोसा सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। और बीचों बीच आपको क्या है, प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी में LHFSH रिलीज हुए, जिसकी वजह से ये जो ग्रेनुलोसा सेल थी इसकी मल्टीपल लेयर बन गई, प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte ही, और एक बाहर एक और लेयर बन गई जिसे बोलते हैं थीका। और इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल बनी है, इतनी सारी ग्रेनुलोसा सेल जो बनी है, ये रिलीज करती है एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि ये जो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल है, ये रिलीज करती है एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन रिलीज करती है। और ये बात मेरी क्लियर हो गई, मैंने आपको शुरू में बोला था कि ओवेरी एस्ट्रोजन रिलीज करती है, तो ओवेरी के अंदर ही ये सब हो रहा है। और फाइनली आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन रिलीज भी हो रहा है। और कहाँ से हो रहा है, जब आपकी सेकेंडरी फॉलिकल बनी, वहां पर मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल है, वहां से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, मैंने आपको ओवेरी पढ़ाई थी, ओवेरी में बताया था मैंने कि बीचों बीच होता है ओवेरियन मेडुला, चारों तरफ होता है ओवेरियन कोर्टेक्स, और ओवेरियन कोर्टेक्स के अंदर ही फॉलिकल होते हैं। तो ये सारे फॉलिकल ओवेरियन कोर्टेक्स के अंदर पेरीफेरी पे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। और जो ये प्राइमरी फॉलिकल मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था, रुक गया था, अब यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल बनते ही प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 वापस खुल जाएगा, और यहाँ पर मियोसिस 1 कंटिन्यू हो जाएगी। तो तब से वो अरेस्ट थी। प्यूबर्टी आने के बाद ये देखो आप, यहाँ पे मियोसिस 1 कंटिन्यू हुई है, जो पहले अरेस्ट हो चुके थे। ठीक है, तो दो काम आपको यहाँ पे देखने को मिले कि मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल ये रिलीज करती है एस्ट्रोजन, और जो प्राइमरी oocyte में आपका मियोसिस 1 लॉक था पहले, वो अब अनलॉक हो गया और कंटिन्यू हो गया मियोसिस 1। ठीक है, सो दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। अब यहाँ पर जो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल है जिससे एस्ट्रोजन निकल रहा है, ये एस्ट्रोजन यूट्रस को तैयार करेगा कि मैं अंडा रिलीज होने वाला हूं, मैं एक रिलीज होने वाला हूं आपकी ओवरी से, चलो यूट्रस तैयार हो जाओ। तो यूट्रस को मेंटेन करना, तैयार करना, उसको तैयारी कौन कराएगा, एस्ट्रोजन कराएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए एक बन रहा है, एक का फॉर्मेशन हो रहा है, पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, अभी सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकल रहा है। ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है,
यूट्रस की एंडोमेट्रियम को, क्योंकि एंडोमेट्रियम में ही जाके अटैचमेंट होगी, तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मजबूत कर रहा है, ताकतवर कर रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है, सिक्रीशन बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अंडा निकलने वाला है आगे जाके, तो अंडा पहले से तैयारी कर रहा है ना। मतलब मुझे पता है कि मुझे जयपुर जाना है, तो मैं कॉल करके दोस्त को बोल दूंगा भाई फ्लैट देख देना, भाई कुछ अच्छा मैच देख देना, तो मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ जाने से पहले। वैसे ही अंडा रिलीज होने से पहले ही तैयारी कर रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज करके एंडोमेट्रियम को तैयार कर रहा है कि भाई मैं आऊंगा, तेरे से अटैच होऊंगा, अगर मेरा फर्टिलाइजेशन हुआ तो तू तैयार रहे। ठीक है, तो तैयार कर रहा है एस्ट्रोजन को, एंडोमेट्रियम को। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखेंगे टर्शरी फॉलिकल। क्या देखेंगे? टर्शरी फॉलिकल। अब बनेगा आपका टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा? सबसे पहले आपका यहां पर जो प्राइमरी oocyte था उसका मियोसिस अब कंप्लीट हो जाएगा, तो अब बनेगा यहां पर सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि सेकेंडरी फॉलिकल जब बना था तो प्राइमरी oocyte का मियोसिस डिवीजन अब कंटिन्यू हो चुका है। अगर मियोसिस कंटिन्यू होगा तो प्राइमरी oocyte आगे जाके सेकेंडरी oocyte बनाएगा, तो ये आपका सेकेंडरी oocyte मैंने लिख दिया। बाहर एक मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, तो यहां पर ये मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ठीक, अब यहां पर एक और कैविटी देखने को मिलेगी, अंदर बन जाएगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी जिसे कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं? एंट्रम। तो यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाएगी जिसे कहते हैं हम एंट्रम। क्या कहते हैं? जिसे हम एंट्रम कहते हैं। एंट्रम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक, और उसके बाहर यहां पर जो अभी तक थीका लेयर थी ना, ये थीका लेयर भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। एक लेयर बनेगी आपकी थीका इंटरना, दिस इज थीका इंटरना जो अंदर की तरफ है, और एक लेयर आपकी बनेगी बाहर की तरफ, दिस इज थीका एक्सटर्ना, दिस इज थीका एक्सटर्ना। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्ट्रक्चर को आप कहेंगे टर्शरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? टर्शरी फॉलिकल कहेंगे। टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या चेंज हुए? जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बना तो प्राइमरी oocyte का मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, थीका जो है डिफरेंशिएट हुई, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना में। साथ ही साथ एक फ्लूइड फील्ड कैविटी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर जिसे कहते हैं एंट्रम। बाकी आपकी जो सेल्स है ग्रेनुलोसा वो एज इट इज है। तो टर्शरी फॉलिकल के चेंजेस समझ में आ गए। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद बनता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल। तो चलिए बनाते हैं ग्राफियन फॉलिकल को। अब बनने वाला है आपका ग्राफियन फॉलिकल। सबसे अंदर मैं बना देता हूं आपका सेकेंडरी oocyte। दिस इज योर सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। ठीक, अब यहां पर ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल बना, क्या बना? ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आप देख सकते हैं सेकेंडरी oocyte के ऊपर लेयरिंग देखने को आपको मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? लेयरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस तरह से लेयरिंग देखने को मिलेगी। वो लेयरिंग होगी आपकी जोना पेलुसिडा की। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जोना पेलुसिडा। वापस बोलो मेरे साथ, सेकेंडरी oocyte के ऊपर अब एक लेयरिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। क्या है? जोना पेलुसिडा। फिर इसके ऊपर एक और लेयरिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। इसका क्या नाम रहेगा? कोरोना रेडिएटा। सेकेंडरी oocyte के ऊपर लेयरिंग्स देखने को मिल रही है। सबसे पहली है जोना पेलुसिडा, फिर है कोरोना रेडिएटा, और यहां पर आपको इस तरह से यहां पर आपको फॉलिकुलर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। जो फॉलिकुलर सेल की मेम्ब्रेन होगी वो आपको कॉर्नर पे देखने को मिलेगी, फॉलिकुलर मेम्ब्रेन। दिस इज योर फॉलिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक, और बाहर तो वही होगा थीका इंटरना एज वेल एज थीका एक्सटर्ना। ये हो गया थीका इंटरना, इसके बाहर हो गया थीका एक्सटर्ना। देखो हुआ कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ क्या हुआ। सेकेंडरी oocyte जो बना है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर लेयरिंग आई सबसे पहले जोना पेलुसिडा, फिर उसके ऊपर भी एक लेयरिंग आ गई जिसके बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक, फिर वो जो ग्रेनुलोसा सेल थी वो इस तरह से लास्ट में अरेंज हो गई, और ये अंदर जो मैंने बनाई है दिस इज थीका इंटरना, दिस इज थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब बाहर की, इंटरना मतलब अंदर की। ये बात भी क्लियर है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte होता है
ये किस कंडीशन की बात है? ग्राफियन फॉलिकल जब आपकी बन रही है तब की बात है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये यहाँ पर अटैच होता है, इस तरह से अटैच होता है, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है जिससे ये सेकेंडरी oocyte अटैच होता है, इसे कहते हैं क्यूम्यूलस oophorus। क्या कहते हैं? क्यूम्यूलस oophorus। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है। ग्रेनुलोसा सेल की मेम्ब्रेन बन चुकी है, बस इतना सेम है ये तो। अभी अंदर क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte था उसके बाहर एक लेयर बनी जोना पेलुसिडा, उसके बाहर एक और लेयर बनी कोरोना रेडिएटा, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अटैच है विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलस oophorus। बस इतनी सी बात। और यहाँ पर ये जो कैविटी आपको दिख रही है, लीकर फॉलिकुलाई, अब मैंने लीकर से याद रखा है इसको, लीकर फॉलिकुलाई, बहुत इजी है ये। इसके डायग्राम आपको बहुत प्यारे दिखाऊंगा, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। क्या क्लियर है सारी बातें? ये बन गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। क्या बन चुका है? ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल के बाद, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी oocyte तैयार है। और मैंने आपको शुरू से बोला कि एग बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए सेकेंडरी oocyte, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही वो स्टेज है जहां पर बाहर आने वाला है ये। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल के बाद अब क्या होता है? 14th डे आता है, फीमेल में 14th डे आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें एलएच बहुत ज्यादा होता है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच भी ज्यादा होता है पर एलएच जो है 10 टाइम ज्यादा होता है, इसे बोलते हैं एलएच सर्ज। वापस बता देता हूँ, पीरियड्स के 14th डे पे एलएच हार्मोन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एफएसएच। एफएसएच भी ज्यादा होता है पर एलएच बहुत ज्यादा होता है, एलएच 10 टाइम ज्यादा होता है, इसे कहते हैं एलएच सर्ज होना। और इसी कंडीशन में एलएच जो है प्रेशर बनाता है, और यहाँ से वो जो आपका सेकेंडरी oocyte था जिसके ऊपर आपकी लेयर थी, पहली लेयर को क्या बोलते थे? जोना पेलुसिडा। उसके ऊपर दूसरी लेयर कौन सी थी? दूसरी लेयर थी कोरोना रेडिएटा। तो ये जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो तभी मैंने आपको शुरू से बोला कि अंडा बाहर आता है सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में। तो ये रहा सेकेंडरी oocyte जिसके ऊपर दो लेयरिंग है, एक जोना पेलुसिडा, एक कोरोना रेडिएटा, और ये जो है अंदर ही अंदर सेकेंडरी oocyte है, और ये बाहर आ गया है। और ये सब प्रोसेस कहाँ हो रही थी? ओवेरी में हो रही थी। और ओवेरी से अंडा बाहर आते ही उसको कलेक्ट करने का काम, याद करो मैंने बताया था, जैसे ही ओवेरी से अंडा बाहर आता है उसे कलेक्ट करने का काम होता है फिम्ब्रिया का। बताया था ना, ये फिम्ब्रिया लगे हुए हैं। जैसे ही ओवम से ओवम निकला, ओवेरी से ओवम निकला, एग निकला, सेकेंडरी oocyte निकला, फिम्ब्रिया जो है उसे कलेक्ट कर लेंगे, कैच कर लेंगे, और फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपका oogenesis होता है। ये थी आपकी oogenesis। क्या आपको क्लियर हुआ? ठीक है, ये थी आपकी oogenesis जहां पर आपने एग को निकाला। अब आगे की स्टेप सुनो, ध्यान से सुनना। अभी तो अंडा बाहर निकाला है बेटा, अभी तो फर्टिलाइजेशन भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। अभी तो एग बाहर निकला है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। ठीक है, इससे पहले स्टेज क्या थी? इससे पहले स्टेज थी आपकी ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में से अंडा निकल गया, तो अब स्टेज को बोलेंगे, ये जो खाली जगह रह गई है अब इसे बोलेंगे, ये पता है क्या बोलती है? हाय हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे अंदर सेकेंडरी oocyte था, वो मेरे से छीन लिया, मैं तो लुट गई। मैंने कहा तू लुट गई तो तेरा नाम भी लूट से लगते हैं, इसका नाम होता है कॉर्पस लूटियम। ये लुट गया बेचारा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। मैंने कहा क्या हुआ? अरे भैया मैं क्या बताऊं, मैं इतनी तैयारी कर रहा था, मैंने प्राइमरी फॉलिकल बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, टर्शियरी फॉलिकल बनाया, फिर जाके मैंने ग्राफियन फॉलिकल बनाया, और ग्राफियन फॉलिकल के बाद पता है क्या हुआ? मेरा अंडा मुझसे छीन लिया गया एलएच के द्वारा। एलएच ने सर्ज होने की वजह से, एलएच बहुत ज्यादा होने की वजह से 14th डे मुझ पे प्रेशर लगा, और मुझ पे प्रेशर लगने की वजह से मेरा अंडा बाहर चला गया, ओवेरी से बाहर निकल गया, और मैं अब कन्वर्ट हो चुकी हूँ कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा किसने बर्बाद किया? बोले इस एलएच ने बर्बाद किया, एलएच सर्च की वजह से ही अंडा निकला है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसी एलएच की वजह से तू मेंटेन भी होगी। अब इस कॉर्पस लूटियम को एलएच ही मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करेगा? एलएच ही मेंटेन करेगा। तो लिख दो, नाउ इट इज मेंटेन्ड बाय एलएच।
क्योंकि ये लूटी भी किसकी वजह से थी, एलएच की वजह से, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, एलएच की बनती है। सो इट इज मेंटेन्ड बाय एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये कॉर्पस लूटियम बहुत काम की है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगी। सर एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड कुछ सिक्रेट करेगी क्या, हार्मोन, हार्मोन, हाँ हाँ, हार्मोन सिक्रेट करेगी, और एक नहीं चार चार हार्मोन सिक्रेट करेगी, और बहुत ही बेहतरीन हार्मोन। ये कॉर्पस लूटियम जिसको आप मेंटेन कौन करेगा, एलएच मेंटेन करेगा। ये रिलीज करेगी, पता है क्या, ये रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरॉन, ये रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरॉन, ये रिलीज करेगी एस्ट्रोजन, ये रिलीज करेगी रिलैक्सिन, ये रिलीज करेगी एनेबिन। बहुत सारी चीजें यहां से रिलीज होगी, एनेबिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दुनिया भर के हार्मोन्स यहां से रिलीज होंगे। और ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ ये बहुत ज्यादा रिलीज होगा, और ये भी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। मुझे बताओ कि मैंने कब बताया था कि एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में बताया था कि ग्रेनुलोसा सेल मल्टीपल हो गई, और ग्रेनुलोसा सेल मल्टीपल होने की वजह से यहाँ से एस्ट्रोजन निकलेगा, जो एस्ट्रोजन जो है यूट्रस को मेंटेन करेगा, ठीक। अब अंडा निकल गया, अंडा निकलने के बाद जो कॉर्पस लूटियम बना, ये कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरोन बनाया, प्रोजेस्टेरोन भी क्या करेगा, एस्ट्रोजन के जैसे ही आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। तो ये जो है अब यूटेरस को मेंटेन करेगा। और पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी हार्मोन, इसी की वजह से आपका यूट्रस जो है बहुत मोटा, बहुत थिक हो जाएगा, बहुत मोटा, बहुत थिक हो जाएगा, उसमें ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसमें सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो पूरी तैयारी कर लेगा कि बच्चा आएगा और मुझसे अटैच होने वाला है, वो पूरी तैयारी कर लेगा, ठीक है। क्या अभी तक की कहानी में सब कुछ क्लियर हुआ? प्रोजेस्टेरोन अब कंट्रोल कर रहा है यूट्रस को, कॉर्पस लूटियम को कौन मैनेज कर रहा है, एलएच मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है एलएच, एलएच सर्ज होने की वजह से सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में एक बाहर निकला, बाहर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बाहर निकला, ये बात आपको क्लियर है। अब एक बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी उसे बोलते हैं आय हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कॉर्पस लूटियम। और इस कॉर्पस लूटियम को मैनेज कौन करेगा, एलएच ही मैनेज करेगा। और जब तक ये कॉर्पस लूटियम मैनेज है तब तक ये हार्मोन निकालेगी, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और आपकी इनिबिन वगैरह निकालेगी। तो प्रोजेस्टेरोन मेनली है यहाँ। और इसी प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या हो रहा है, इसी प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम थिक हो रहा है, थिक हो रहा है, थिक हो रहा है, थिक हो रहा है, यूट्रस थिक हो रहा है। क्यों यूट्रस का एंडोमेट्रियम थिक हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि मेरा मेरा फर्टिलाइज्ड एग आएगा, मेरा ब्लास्टोसिस्ट आएगा और मुझसे अटैच होगा, तो मैं तैयारी तो करूं, मैं कल को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो वो तैयारी कर रही है, यूट्रस मोटा हो रहा है, ठीक है। अंडा बाहर आ गया, क्या बात है। और अंडे को केज कर लिया फिम्ब्रिया ने, और अंडा आ गया फेलोपियन ट्यूब में। एक आ गया आपकी फेलोपियन ट्यूब, दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब एंड दिस इज योर सेकेंडरी oocyte। और मैंने आपको क्या बोला कि जो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में एक रिलीज हो रहा है, उसके पास अभी भी क्या है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां पर अभी भी जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, दिस इज जोना पेलुसिडा एंड दिस इज कोरोना रेडिएटा, अभी भी इसके ऊपर लेयरिंग प्रेजेंट है। पर मान लो बच्चों की फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, विमेन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा ही नहीं, कॉपुलेशन करा ही नहीं, इंसेमिनेशन हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा जब स्पर्म आया ही नहीं, स्पर्म आया ही नहीं। और अगर स्पर्म आया ही नहीं तो यहां पर ये अंडा इंतजार कर रहा है, तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, और इंतजार करते करते इंतहा हो गई इंतजार की। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ने बोला कि स्पर्म नहीं आने वाला, उसने एलएच निकालना बंद कर दिया। एलएच निकलना बंद हुआ तो कॉर्पस लूटियम को मैनेज कौन करेगा? कॉर्पस लूटियम कहती है मेरे को तो मैनेज करने वाला ही बंद हो गया। तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस हो जाती है, क्या हो जाती है, इट रिग्रेस इनटू कॉर्पस अल्बिकेंस, इट रिग्रेस इनटू कॉर्पस अल्बिकेंस, it regress into corpus albicans, it is a white scar body, ठीक। और जैसे ही कॉर्पस लुटियम खत्म, प्रोजेस्टेरोन निकलना खत्म, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन निकलना खत्म, यूट्रस को मेंटेन करना खत्म। और जैसे ही यूट्रस को पता लगा कि उसे धोखा मिल गया, यूट्रस के एंडोमेट्रियम
फटना शुरू हो गई, रोना शुरू हो गई, और यहाँ से बच्चों लाल कलर से देखो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई? ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ये हो गई ब्लीडिंग। करवा दी जी, ब्लीडिंग करवा दी। सर अच्छी बात नहीं है। क्यों भाई, क्या हो गया? सर लेक्चर के शुरू में आपने क्या कहा था? दर्द दिलों के कम हो जाते, स्पम और ओवम अगर फ्यूज हो जाते। आप बेचारे स्पम को लेके ही नहीं आ रहे हो, फ्यूज कब कराएंगे? अरे बेटा, अभी ब्लीडिंग पढ़ लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लेते हैं, फिर फ्यूजन भी पढ़ेंगे, पार्चुरेशन भी पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन भी पढ़ेंगे। रुको तो सही तुम। क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? अंडे ने इंतजार किया, सेकेंडरी oocyte ने इंतजार किया, पर कोई भी पिया सजना मिलने नहीं आया, स्पर्म मिलने नहीं आया। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल बंद, एलएच रिलीज बंद, कॉर्पस ल्यूटियम मैनेज बंद, प्रोजेस्ट्रोन बंद, एंडोमेट्रियम मेंटेन बंद, एंडोमेट्रियम फटेगी और ब्लीडिंग स्टार्ट। इस तरह से ब्लीड होता है, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर चलता है। इज दैट क्लियर? ओके, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज menstrual साइकिल। अब menstrual साइकिल अगर एब्सेंट है तो क्यों है, और अगर आ रही है तो कैसे आ रही है, वो देखो। menstrual साइकिल किस में होती है? फीमेल में। वाह सर, क्या डेफिनेशन दी है सर, मजा आ गया। menstrual साइकिल फीमेल में होती है, हमें तो पता ही नहीं था है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी लाइन बोलता हूँ। menstrual साइकिल हर 28 दिन में होती है। अरे वाह सर। अरे सर सबको पता है, आजकल पता है ना, जेनजी जनरेशन है। menstrual साइकिल 28 डेज में होती है, menstrual साइकिल फीमेल में होती है, तो सबको ही पता है सर। ठीक है, फिर भी लिखेंगे हम। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 डेज में होती है, और इसी दौरान यूट्रस भी अपनी तैयारी कर रहा होता है, एंडोमेट्रियम डेवलप कर रहा होता है, ब्लड वेसल डेवलप कर रहा होता है कि मेरा अंडा आएगा, फर्टिलाइज्ड होके आएगा और मेरे से अटैच होगा। पर जब जब ऐसा नहीं होता तो ये एंडोमेट्रियम रोने लगती है और यहाँ से ब्लड लॉस हो जाता है। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में पढ़ेंगे। कितने फेज में बच्चों? 4 फेज में पढ़ेंगे। तो चलिए 4 पार्टीशन करते हैं, 4 फेज करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं। वेरी गुड, मैं डर गया, मैंने कहा बोर्ड ही बंद हो गया हमारा। कोई बात नहीं। सबसे पहला फेज है हमारा मेंसेस, या फिर आप कह सकते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या कह सकते हैं? ब्लीडिंग फेज बोल लीजिए, मेंसेस बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, मेंसेस और मेंस्ट्रुअल फेज दिख तो रहा है ना आपको? एक सेकंड में देख लूं। ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंसेस नहीं दिख रहा। ओके, तो फिर हम इसको नॉर्मल ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। अभी एक सेकंड में नॉर्मल हो जाएगा। हो गया, वापस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फेज है आपका मेंसेस, उसको कहते हैं ब्लीडिंग फेज, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में अभी मान लो कोई महिला है, कोई फीमेल है, फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, पीरियड्स स्टार्ट हुए, तो स्टार्टिंग डेज से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि फीमेल को ब्लीड स्टार्ट हुआ, तो ब्लीडिंग कितने दिन तक रहती है? 3 से 5 दिन तक रहती है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि ये जो मेंसेस फेज है, ब्लीडिंग फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है, ये 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, और ये साइकिल का पहला स्टेप है, ये साइकिल का पहला स्टेप है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइकिल, फर्स्ट स्टेप है ये, 3 से 5 दिन तक होता है। ठीक। अब आपको पता है कि ब्लीडिंग क्यों होती है, अभी मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग क्यों होती है। आपको पता है ना कि तब से कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करके एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था। पर जैसे ही एलएच आना बंद हुआ, कॉर्पस लूटियम मैनेज होना बंद हुआ, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद हुआ, एंडोमेट्रियम फटी और ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखनी है। ये सबसे पहला फेज हो गया जिसे कहते हैं मेंसेस, ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। अब जब ब्लीडिंग फेज खत्म हो गया, मान लीजिए शुरू के महीने में 1 से 5 तक ब्लीड हुआ, 3 से 5 दिन तक ब्लीड हुआ, ब्लीडिंग खत्म हुई, खत्म हो गई। अब दूसरा फोलिकल, दूसरा अंडा तैयार होगा, है ना, इस बार वापस उम्मीद से वो तैयार होगा। तो अब आएगा फॉलिकुलर फेज। क्या आएगा? फॉलिकुलर फेज। और आपको पता है ना फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल से, अगर मैं बात करूं प्राइमरी फॉलिकल से आपने बनाया सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से आपने बनाया टर्शरी फॉलिकल, बनाया था। और टर्शरी फॉलिकल से आपने बनाया था ग्राफियन फॉलिकल। मेरी सीरी एक्टिवेट हो गई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। ए सीरी शट अप।
हो गई। हाँ, तो हम बोल रहे हैं फॉलिकुलर फेज, ये हमारा सेकंड फेज है और ये हमारा फर्स्ट फेज था। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना, ग्राफिन फॉलिकल बना ग्राफिन फॉलिकल बनाया था हमने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल। फिर हमने ये भी बोला था कि सेकेंडरी फॉलिकल में से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था और यही एस्ट्रोजन यूट्रस को मेंटेन कर रहा था। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। ठीक, फिर थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज को कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पे क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेटरी फेज है, ओव्यूलेशन हुआ मतलब कि एक बाहर आया। और एक बाहर आया तो क्यों आया, एट 14th डे मैंने आपको बोला था कि एलएच सर्ज हुआ जिसकी वजह से एक बाहर आया, बताया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो साइकिल है ये चलती है स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन। मान लीजिए फीमेल है, फीमेल ने स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन ब्लीडिंग करी बहुत ज्यादा, ब्लीडिंग खत्म हुई। अब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल वापस बनने शुरू हो गए और सेकेंडरी फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ वो यूट्रस को मेंटेन करना शुरू हो गया। ये जो है, ये जो फेज है ये चलेगा 5th के बाद 6th डे, 6th डे से 13th डे तक लगभग लगभग ये चलेगा, ये सारा काम होगा। 6th डे से 13th डे तक ये सारा काम होगा। फिर 14th डे लेस सर्च होगा और ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में, दिस इज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में एक बाहर आएगा और वो अभी कवर होगा जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा से। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट फेज आता है और उसे कहते हैं लूटियल फेज। आय हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, लूटियल फेज। और आपको पता ही है ना कि लूटियल फेज में क्या होता है, लूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम बनता है और ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन कौन करता है, इस कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये कॉर्पस लूटियम जो है रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, एनेबिन और ये प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को बैलेंस करता था। अब लुटियल फेज में क्या होगा, जब एलएच नहीं रहेगा, कॉर्पस लुटियम मेंटेन नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, यूट्रस की लाइनिंग फटेगी और वापस आगे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ब्लीडिंग 3 से 5 दिन, फॉलिकुलर फेज 6 से 13 दिन, 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा और 15 से बचे हुए जितने भी दिन हैं वो आपके लुटियल फेज के। क्लियर, ये है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर, चलिए अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो गया, और जैसे मान लीजिए एग था, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद 7 डेज के बाद ब्लास्टोसिस बन गया, ये ब्लास्टोसिस जो है यूट्रस से जाके अटैच हो गया और अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। तो एक कंडीशन तो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही, पीरियड्स नहीं आ रहे, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब कि प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई इसलिए पीरियड्स नहीं आते। तो पहला रीजन तो क्या हो गया, प्रेगनेंसी की वजह से। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो पहला रीजन क्या हो गया, प्रेगनेंसी। दूसरा रीजन हो गया स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, महिला को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वजह से भी, समाज का सुन सुन के बहुत स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से भी नहीं। ये जो वर्ड है ना समाज, आई हेट दिस वर्ड, मतलब बताना मत ये बाहर किसी को वीडियो में निकालना मत, है ना, नहीं तो मेरे को भी बहुत सुनने को मिलेगी। ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही, स्ट्रेस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा, और डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे कि विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी या डाइट अच्छी नहीं है आपकी, डाइट अच्छी नहीं है इसकी वजह से, लेक ऑफ स्लीप है आपको इसकी वजह से, इंसोम्निया है इसकी वजह से। तो इंसोम्निया मतलब कि लेक ऑफ स्लीप है, डाइट अच्छी नहीं है, डेफिशिएंसी है आपको, स्ट्रेस है आपको, या फिर प्रेगनेंसी हो गई, इन सभी कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ये मेरे बालों को क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको। अब ये डायग्राम सुनहरा सा, सुंदर सा, बहुत इजी सा, और एग्जामिनर इसको देखेगा और इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि वैसे ही नंबर दे देगा। तो देखो इसको बनाना बहुत इजी है, एक बॉक्स बनाना, उसके बाद यहाँ पर लिखा है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। तो आपको भी पता है, आप देख सकते हैं ये 14th डे है, 14th डे पे क्या होता है, एलएच सर्ज होता है, तो आपको दिखा रखा है ये एलएच इतना सारा बढ़ गया, बढ़ता तो एफएसएच भी है पर एलएच बहुत ज्यादा बढ़ता है, 10x बढ़ता है, तो वही दिखा रखा है। ये दिन लिखे हुए हैं कि 1 से 5 तक
तो स्टार्टिंग के जो 3 से 5 के दिन है वो ब्लीडिंग वाले दिन है, ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंसेस, फिर 7 से 13 तक फॉलिकुलर, फिर 14 को ओव्यूलेशन, फिर 15 से बाकी बचे दिन लूटियल फेज है। ये सब मैंने आपको बता दिया है ना। और यहाँ पर आपको यूट्रस की चीजें दिखा रखी है कि शुरू के दिन में यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो लाल दिखा रखा है, देखो एकदम ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है ना। फिर फोलिकुलर फेज मतलब यूट्रस अपने आप को धीरे धीरे तैयार कर रहा, तैयार कर रहा, धीरे धीरे तैयार कर रहा, धीरे धीरे तैयार कर रहा। फिर 14th डे के बाद देखो यूट्रस और ज्यादा तैयार होने लग गया, क्योंकि 14th डे के बाद कॉर्पस लूटियम बन गया और कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था और प्रोजेस्टेरोन भी मेंटेन कर रहा था यूट्रस को। तो यहाँ पर यूट्रस पर जब देखा कि अंडे के साथ कोई स्पर्म नहीं, अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये यूट्रस वापस शेड ऑफ, इसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ऑफ और वापस ब्लीडिंग स्टार्ट। क्लियर? ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी फॉलिकल एस्ट्रोजन निकालता था, तो आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन जो है यहाँ पर ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर प्रोजेस्ट्रोन जो है आगे जाके बढ़ेगा जब कॉर्पस लूटियम रिलीज कर रहा है प्रोजेस्ट्रोन। ठीक। और ओवेरियन इवेंट आपको पता ही है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंट्रम कैविटी है। ग्राफिन फॉलिकल ये निकल गया, दिस इज कॉर्पस लूटियम, और ये व्हाइट स्कार बॉडी दैट इज कॉर्पस एल्बिकेंस। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया, ये बात भी हमें क्लियर है। फर्टिलाइजेशन, अब क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। सब तैयार हो जाओ, देखो क्या लिखा है, स्पर्म ऑन इट्स वे टू सेकेंडरी ओवम, fertilization when sperm touches the ovum, fertilization complete, sperm and ovum merge together to form a zygote. I am coming to fertilize you, sperm लिखता है I am coming to fertilize you। अब sperm आ रहा है भैया, sperm आया है, आया है, sperm आया है, sperm आया है ना। अब बहुत दिक्कत आने वाली है। मैंने आपको क्या बोला था, 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हो रहे हैं फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल ट्रैक्ट में। तो कितने? 200 से लेकर 300 मिलियंस स्पर्म, इतने सारे रिलीज हुए हैं। पर कुछ बेचारे फंस जाते हैं। ठीक है, कैसे फंसते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको भी पता है कि जो स्पर्म है वो आपका स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली एल्कलाइन है, बेसिक नेचर का है। ठीक है। तो जैसे ही ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है एसिडिक पीएच से किल्ड हो जाता है। आप देखो, टू एसिडिक, गुड बाय, बेचारे मर गए, मर गए, मर गए, आय हाय आय, मर गए। कुछ स्पर्म आपके नॉन मोटाइल है, अब वो नॉन मोटाइल है तो मोटिलिटी शो ही नहीं करेंगे, वो वहीं बैठे रह गए। म्यूकस की वजह से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में अगर बहुत ज्यादा म्यूकस है तो उसकी वजह से वो वहीं फंस गए। कई बार म्यूकस है ना स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प भी करता है, और कई बार म्यूकस जो है उसको एंट्रैप भी कर लेता है। डिपेंड करता है कि म्यूकस का किस तरह का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर ट्रैप्ड इन म्यूकस, किल्ड बाय एसिडिक पीएच, कुछ नॉन मोटाइल निकल गए। ठीक। अब कुछ भाग भाग के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी इम्यून सेल है, ये इम्यून सेल स्पर्म को खा गई। आपकी फीमेल में जो, आपकी मतलब फीमेल में जो इम्यून सेल है वो इम्यून सेल हमारे स्पर्म को खा गई। अब जैसे तैसे कुछ स्पर्म पहुंचे ही थे, पहुंचने वाले ही थे कि वहां पर यूट्रस की थिकनिंग बहुत ज्यादा थी, तो वो स्पर्म वहां से निकल नहीं पाए, क्योंकि स्पर्म को जाना कहां पर है? फेलोपियन ट्यूब में। अब स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में जाना है तो वो स्विम करके जा रहे हैं। कुछ तो म्यूकस में फंस गए, कुछ नॉन मोटाइल है, कुछ इम्यून सेल खा गई, कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो यूट्रस इतना मोटा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो सिर्फ 100 स्पर्म लगभग अप्रोक्स बता रहा हूँ, 100 स्पर्म अप्रोक्स पहुंच पाते हैं फेलोपियन ट्यूब तक। कितने रिलीज होते थे? 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते थे। कितने पहुंच पा रहे हैं फेलोपियन ट्यूब तक? सिर्फ 100। एक अप्रोक्स दे रहा हूं, वो भी नहीं पहुंच पाते, सिर्फ 100। इतने से स्पर्म पहुंच पा रहे हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, स्पर्म अपने साथ लेके आ रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन, सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन, जो कि यूट्रस को हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पर्म होता है, इस स्पर्म के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम।
क्या बोलते हैं बच्चों? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरोल की कवरिंग होती है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड स्टिरोल कवरिंग, ठीक। और इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक। ये सारी बातें क्लियर है। अब मैं आपसे कहूंगा कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जब कोइटस हुआ, जब कोइटस परफॉर्म हुआ, कॉपुलेशन हुआ, तो उस दौरान मेल ने क्या किया? मेल ने अपने सीमन को डिपॉजिट किया फीमेल वेजाइना में, कर दिया। अब करने के बाद 200 से 300 मिलियन स्पर्म थे, पर वो मिलियंस स्पर्म अभी भी कैसे है पता है? अभी भी वो फंक्शनली एक्टिव नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? आपने बोला था कि तो एसेसरी ग्लैंड से वो अपना सिक्रीशन डाल तो रही है, हाँ डाल रही है, पर अभी भी वो फंक्शनली एक्टिव नहीं है। ये सीमन फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में जाने के बाद ही फंक्शनली एक्टिव होंगे। ये सीमन, ये स्पर्म जो अंदर जा रहे हैं फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में, वो अंदर जाने के बाद ही फंक्शनली एक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ध्यान से सुनना। ये स्पर्म आ गया, कहां पर आ गया? फीमेल के अंदर आ गया, रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर आ गया। अब फीमेल की जो सिक्रीशंस होंगे, उस सिक्रीशन से ये ग्लाइकोप्रोटीन हट जाएगा, स्टिरोल हट जाएगा। मतलब कि अब ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी सिर्फ इस स्ट्रक्चर में कि ये स्पर्म है और ये स्पर्म की कैप है, जिसे कहते हैं एक्रोसोम। यहाँ पर जितनी भी लेयर्स थी, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर थी, स्टिरोल की लेयर थी, ये सारी लेयर्स किसके हटी? ये फीमेल्स के जो सिक्रीशन हो रहे हैं अंदर, वेजाइनल सिक्रीशन जो हो रहे हैं, उससे ये लेयर्स हट चुकी है। और जैसे ये लेयर हटी है, अब वेजाइना में मिलता है कैल्शियम। क्या मिलता है? कैल्शियम। और वेजाइना में मिलता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को बोलते हैं SCO3-। क्या बोलते हैं? SCO3-। तो वेजाइना में मिलता है कैल्शियम, वेजाइना में मिलता है SCO3-। और जैसे ही वो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन स्टीरोल हट गई वेजाइनल सिक्रीशन से, ये कैल्शियम SCO3- स्पर्म के अंदर आ जाएंगे। कहा जाएंगे? स्पर्म के अंदर आ जाएंगे। और इसी को कहते हैं फंक्शनल एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। अब जाके स्पर्म फंक्शनली एक्टिवेट हुआ है, अब अपना वो फंक्शन कर पाएगा। नाउ इट इज फंक्शनली एक्टिवेट स्पर्म। इसे कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं इसे? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, फंक्शनली एक्टिव स्पर्म कैसे बना? लेयर्स हटी और उसके बाद कैल्शियम और बाइकार्बोनेट इसके अंदर गए, वेजाइना में जो प्रेजेंट थे, तब जाके ये स्पर्म जो है फंक्शनली एक्टिव हुआ। इसे हम बोलेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे कैपेसिटेशन। ठीक है सर। जैसे तैसे कुछ म्यूकस में फंस गए, कुछ इम्यून सेल खा गई, कुछ एसिडिक पीएच में मर गए, कुछ यूट्रस मोटा होने की वजह से रुक गए। जो स्पर्म जैसे तैसे पहुंचे, ऐसे थके आ रहे, ऐसे ऐसे स्पर्म पहुंचे पहुंचे फेलोपियन ट्यूब तक, है ना। अभी भी वो पहुंच रहे हैं फेलोपियन ट्यूब तक। हाँ, ये जो आपका अंदर है सेकेंडरी oocyte, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte। इसके ऊपर लेयर कौन कौन सी थी? सबसे अंदर की लेयर थी, उसका कहते थे जोना पेलुसिडा। सो दिस इज योर जोना पेलुसिडा। एंड इसके ऊपर भी एक लेयर थी, उसे हम कहते थे कोरोना रेडिएटा। सो दिस इज योर कोरोना रेडिएटा। अब स्पर्म आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, फंक्शनली एक्टिव स्पर्म है, आया। रेस लगी हुई है, रेस लगी हुई है, रेस रेस लगी हुई है भाइयों, तगड़ी रेस लग रही है। जो 100 स्पर्म बचे ना, 150 स्पर्म जो बचे, उनमें भी रेस लग रही है। मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, रेस लग रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनो। स्पर्म को जब आप देखोगे, ऊपर ही ऊपर क्या था? एक्रोसोम। क्या था ऊपर ही ऊपर? एक्रोसोम था। एक्रोसोम क्या होती है? एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एक्रोसोम के अंदर क्या थे? बहुत सारे एंजाइम थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कौन कौन से एंजाइम थे, जैसे कि आया लू रोनिडेस, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना लाइसिन, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एक्रोसिन। जोना लाइसिन है, कोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, और हायालुरोनिडेज एंजाइम है। ठीक है, कई तरह के एंजाइम्स आपके एक्रोसोम के अंदर थे। ये सारे एंजाइम जरूरी है, क्योंकि ये जो हायालुरोनिडेज, सॉरी एक बार और, हायालुरोनिडेज जो है, स्लिप ऑफ टंग हो गया था।
हायालुरोनिडेज जो है आपके यहाँ पर जो भी ग्राउंड सब्सटेंस है ना, सेल के अंदर जो भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इस ग्राउंड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पर जो भी ग्राउंड सब्सटेंस है, उस ग्राउंड सब्सटेंस को कौन डाइजेस्ट करेगा? डाइजेस्टेड बाय हायालुरोनिडेज। ठीक है। फिर आपको दे रखा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तो वो क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा। स्पर्म आ रहा है, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर चुका। अब उसके बाद क्या दे रखा है? जोनालाइसिन। जोनालाइसिन मतलब कि जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा, जोना पेलुसिडे को तोड़ सका। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा? हायालुरोनिडेज की मदद से ग्राउंड सब्सटेंस को डाइजेस्ट किया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम से कोरोना लेयर को पार किया, जोनालाइसिन से जोना लेयर को पार किया, और अब हमारा स्पर्म पहुंचने ही वाला है हमारे इस सेकेंडरी oocyte के पास। स्पर्म आ ही रहा है, पहुंचने ही वाला है, क्योंकि उसने सारी लेयर को क्रॉस कर लिया। जोना पेलुसिडा को क्रॉस कर लिया, कोरोना रेडिएटो को क्रॉस कर लिया, ग्राउंड सब्सटेंस को क्रॉस कर लिया, ग्राउंड सब्सटेंस को क्रॉस कर लिया, जोना पेलुसिडा को क्रॉस कर लिया, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर लिया। अब हमारा स्पर्म एक के पास पहुंचने ही वाला है, सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचने ही वाला है। तो सेकेंडरी oocyte भी तैयार हो जाती है मिलन के लिए। सेकेंडरी oocyte भी एक रिसेप्शन कोन बनाती है। क्या बनाती है? रिसेप्शन कोन। तो सेकेंडरी oocyte यहां पर एक रिसेप्शन कोन बनाएगी, यहां पर इस तरह से एक रिसेप्शन कोन बन जाएगा, इसे कहते हैं रिसेप्शन कोन, और वी कैन से फर्टिलाइजेशन कोन यहां पर बन जाएगा, रिसेप्शन कोन यहां पर बन जाएगा। तो अब ये स्पर्म और ये जो कोन है ये आसानी से फ्यूज हो जाएंगे, और जैसे ही ये फ्यूजन होगा, मुबारक हो भाइयों और उनकी बहनों, फर्टिलाइजेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो चुका, और ये आपका फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? फर्टिलाइजेशन। इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, और यहां पर ये जितने भी एंजाइम रिलीज हुए हैं एक्रोसोम के अंदर से, जिसने मदद करी है स्पर्म को अंदर जाने में, और ये जो रिएक्शन हो रही है जब स्पर्म अंदर जा रहा है इनको तोड़ते हुए, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन, क्योंकि एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज हो रहे, तो एक्रोसोमल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ओके। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, आपके मन में सवाल आना ही चाहिए, आप पढ़े लिखे आदमी, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर जैसे कि ये सेकेंडरी oocyte है, दिस इज सेकेंडरी oocyte, ओके, एंड दिस इज जोना पेलुसिडा सर, दिस इज जोना पेलुसिडा, एंड दिस इज कोरोना रेडिएटा सर, दिस इज कोरोना रेडिएटा। ठीक, माना सर स्पर्म जो है अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, सबको तोड़ के आ रहा है, और माना सर कि सेकेंडरी oocyte ने रिसेप्शन कोन भी बना लिया होगा, और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन भी हो गया, मतलब कि इन दोनों का मिलन भी हो गया, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी हो गया। पर सर और भी तो स्पर्म है, वो भी तो आ सकते हैं, वो भी तो इसको टच कर सकते हैं, उनके पास भी तो है सब कुछ, उनके पास भी तो एंजाइम है, और अभी तो 50 तो स्पर्म है। फिर फिर क्या होगा सर? अब देखो क्या होता है, जब रेस लगती है, रेस लगती है, रेस लगती है, तो वो जो रिबन सबसे पहले जो टच करता है वही जीतता है ना? पीछे वाला तो फिर हार गया। फर्स्ट कौन आएगा? जो उसने टच कर लिया, पीछे वाले को थोड़ी ना काउंट करेंगे भले वो 15-20 आए। तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से सुनना, अब इस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ही यहाँ पर रिसेप्शन कौन बनता है, यहाँ पर रिसेप्शन कौन बना था, यहाँ पर रिसेप्शन कौन बना था, इस तरह से रिसेप्शन कौन बना था। जैसे यहाँ पर रिसेप्शन कौन बनता है, जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद यहाँ पर अंडे के अंदर कुछ कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। रिलीज कहां पर होते हैं? सेकेंडरी oocyte है, ये एग है, और ये बाहर की लेयर क्या है? जोना पेलुसिडा। तो सेकेंडरी oocyte एग और जोना पेलुसिडा के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर कोर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज हो जाते हैं। इस स्पेस में कोर्टिकल ग्रेन्यूल इस तरह से रिलीज हो जाते हैं। यहाँ अंदर थे कोर्टिकल ग्रेन्यूल, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल जो है यहाँ रिलीज हो गए, यहाँ रिलीज हो गए, और इसकी वजह से, इन कोर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज होने की वजह से अब जोना पेलुसिडा हार्ड हो गई। कैसी हो गई? हार्ड। तो ये जो जोना पेलुसिडा थी, कोर्टिकल रिएक्शन होने की वजह से जोना पेलुसिडा हार्ड हो गई। जोना
पेलुसिडा हार्ड हो गई। कोर्टिकल रिएक्शन कब हुई? जब एक स्पर्म ने आके रिसेप्शन कोन से टच कर लिया फर्टिलाइजेशन होते ही। फर्टिलाइजेशन होते ही ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल ने कोर्टिकल्स एंजाइम रिलीज कर दिए अपने, और जैसे ही रिलीज हुए, ये कहाँ पर रिलीज हुए? एक स्पेस में। कौन सा स्पेस है ये ओवम और जोना पेलुसिडा के बीच का स्पेस है, इसको कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। इस स्पेस में रिलीज हुआ और इसकी वजह से जोना पेलुसिडा हार्ड हो गया। तो अब कोई भी स्पर्म आएगा तो इस हार्ड जोना पेलुसिडा को नहीं पार कर पाएगा। बस एक ने कर लिया, अब कोई भी नहीं कर पाएगा। तो दिस रिएक्शन ऑफ कोर्टिकल ग्रेन्यूल इज नोन एज कोर्टिकल रिएक्शन। अब मैं जो लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मोनोस्पर्मी का मतलब होता है कि एक स्पर्म ने आके फर्टिलाइजेशन कर लिया। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है बहुत सारे स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने बोला कोर्टिकल रिएक्शन की मदद से सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जोना पेलुसिडा हार्ड हो गई। तो कोर्टिकल रिएक्शन प्रमोट्स मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी से बचाता है, मोनोस्पर्मी करवाता है। कौन? कोर्टिकल रिएक्शन। सो दिस इज योर कोर्टिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये भी सारी बात क्लियर हो गई। अब भैया फ्यूजन होगा। अब तो फ्यूजन हो के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ना, अब कोई नहीं रोक सकता। अब स्पर्म जो आ रहा है अपना न्यूक्लियस लेके आ रहा है। ओवम के अंदर भी अपना न्यूक्लियस रखा हुआ है। ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, यहाँ पर क्या होगा? इसका न्यूक्लियस फ्यूज होगा, और इन न्यूक्लियस के फ्यूजन को, जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये ओवम का न्यूक्लियस है, तो स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाता है, स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो अब क्या होगा? कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक। और जैसे ही न्यूक्लियस फॉर्म होगा, फ्यूजन होगा, यहां पर जाइगोट बनेगा। मुबारक हो सर, जाइगोट बन गया। न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, कैरियोगेमी हो गई, जाइगोट बन गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ n+n। अब बन गया 2n, मतलब कि जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड होता है, कैरियोगेमी हो गई, कैरियोगेमी हो गई। अभी भी जाइगोट जो बना, दिस इज जाइगोट। जाइगोट जो बना, अभी भी जाइगोट के ऊपर जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा है, क्योंकि स्पर्म ने सिर्फ पेनिट्रेट किया था, पूरी तरह से खत्म थोड़ी ना कर दिया था, है ना। अभी भी जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा है, पर हमें सिर्फ जोना पेलुसिडा से मतलब है। अभी फिलहाल हमें कोरोना रेडिएटा से मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ जोना पेलुसिडा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोना पेलुसिडा बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी भी क्या बचा हुआ है? जोना पेलुसिडा बचा हुआ है, चाहे ये जाइगोट बन गया। तो यहां पर बना देता हूं जोना पेलुसिडा। दिस इज योर जोना, प्यार से बोलो, जोना पेलुसिडा। ठीक। अब जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के 30 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 30 आवर्स बाद, 30 घंटे बाद इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज पता है क्या होता है? बेटा जाइगोट के क्लीवेज की बात कर रहा हूं। जाइगोट बनने के बाद 30 घंटे के बाद इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज का मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत रैपिड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जाइगोट जैसे ही बना, 30 आवर के बाद, आफ्टर 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज स्टार्ट हो गया, और यहां पर आपके बने इस जाइगोट से 2 सेल इस तरह से। इसे हम कहेंगे ब्लास्टोमेयर। क्या कहेंगे? ब्लास्टोमेयर बन गए। क्या कहेंगे भाइयों? ब्लास्टोमेयर बन गया। क्या बन गया? ब्लास्टोमेयर बन गया। तो जाइगोट जब बना, जाइगोट बनने के 30 आवर बाद क्लीवेज स्टार्ट हुई, और क्लीवेज से बन गया ब्लास्टोमेयर। क्या बन गया? ब्लास्टोमेयर। और ये ब्लास्टोमेयर डिवाइड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और कम से कम 4 दिन बाद, 4 दिन बाद यहाँ पर 8 सेल की स्टेज देखने को मिलेगी।
इस तरह से 8 सेल की स्टेज देखने को मिलेगी, इसे आप कहेंगे मोरूला। 8 सेल स्टेज, या फिर अगर 16 सेल स्टेज भी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 सेल स्टेज भी होगी तो भी उसे क्या कहेंगे, मोरूला ही कहेंगे। तो 8 टू 16 सेल स्टेज बन जाएगी 4 दिन बाद, जिसे हम कहेंगे मोरूला। ये मलबरी की तरह होता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं मोरूला। ठीक है, अब सेवंथ डे, सेवंथ डे बन जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट। तब से मैं चिल्ला रहा हूं कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में अटैच होगा। ब्लास्टोसिस्ट सेवंथ डे में बनता है, तो जाइगोट बनने के 7वें दिन तक क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, और इसी ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में अटैचमेंट होगी यूट्रस से। क्या क्लियर है? अब देखते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल स्टेज, इसको बोलते हैं मोरूला। ये बनता है आपके 4 दिन बाद, पता है ना। और लगभग सेवन्थ डे जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो है 64 सेल्ड स्टेज है, इसे बोलेंगे गैस्ट्रुला, सॉरी ब्लास्टुला बोल दीजिए आप, ब्लास्टुला। ठीक है, 64 सेल स्टेज होती है। अब यहाँ पर 64 सेल है, तो ये अपने आप को बहुत ही स्पेशल तरीके से अरेंज करती है। सबसे बाहर आपको देखने को मिलेगी इस तरह से, इस सेल को आप बोलेंगे ट्रोफोएक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है, या फिर ट्रोफोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर अंदर बन जाता है इनर सेल मास। क्या बन जाता है? इनर सेल मास। और आगे जाके यही जो इनर सेल मास है, यही फीटस बनेगा, यही बच्चा बनने वाला है आगे जाके, इनर सेल मास। ठीक, बाहर क्या बन जाता है? ट्रोफोएक्टोडर्म बन जाता है, और अंदर क्या बन जाता है? इनर सेल मास बन जाता है। और अभी तक मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा है ना, इन सब में थी। यहाँ पर भी जोना पेलुसिडा थी, सब में जोना पेलुसिडा थी। ब्लास्टोमेयर है तो भी जोना पेलुसिडा है, मोरूला है तो भी जोना पेलुसिडा है। ठीक है, सब जगह जोना पेलुसिडा थी, पर यहाँ पर जोना पेलुसिडा ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक होगी। कलर चेंज करते हैं, ब्रेक होगी यहाँ पर जोना पेलुसिडा। आप देख सकते हैं ये जोना पेलुसिडा की जो लेयर है ये ब्रेक हो गई। क्या हो गई? ब्रेक हो गई। और इसको बोलते हैं हैचिंग। जोना पेलुसिडा की लेयर जो है ब्रेक होना स्टार्ट हो गई। ठीक, ठीक है सर, अब मुझे क्लियर हो गया। पहले जाइगोट बना, जाइगोट के 30 घंटे बाद फर्टिलाइजेशन के आपके ब्लास्टोमियर बने, ब्लास्टोमियर के 4 दिन बाद आपके मोरूला बने, 16 सेल स्टेज या 8 सेल स्टेज। फिर 7 दिन बाद ब्लास्टोमेयर बना, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में जो अटैचमेंट होने वाला है, जहां पर आपने बोला कि बाहर आपके पास है ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट सेल, और बीच में है इनर सेल मास। यही इनर सेल मास आगे जाके आपका बच्चा बनने वाला है। ठीक है, और 64 सेल्ड स्टेज है, तो इसने इस तरह से अच्छे से आपको अरेंज कर रखा है अपने आप को। और बाहर जो है जोना पेलुसिडा आप टूटते हुए दिखाई दे रही है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, ट्रोफोब्लास्ट है ना, यकीन मानो इसके बहुत काम है, ध्यान से सुनना। ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट की काम सुनेंगे, फिर अटैचमेंट करा देंगे यूट्रस से। ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट, मैं हूँ ट्रोफोब्लास्ट। मैं पता है क्या क्या करती हूँ? अरे मैं बहुत काम करती हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते इतना काम करती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या कर लेती भाई तू ट्रोफोब्लास्ट? तो ट्रोफोब्लास्ट कहती है कि यूट्रस से जो अभी अटैचमेंट होगा ना ब्लास्टोसिस्ट का, मैं ही करवाऊंगी। मैंने कहा अच्छा, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है वो आप करवाते हो? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू ही एंडोमेट्रियम से एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में अटैचमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा और कुछ? बोलता है अभी एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनेगी, जैसे कि एमनियोन, ओरियोन। मैंने कहा कौन कौन सी? बोलता है कि एम्ब्रियोनिक लेयर बनती है।
एम्ब्रियोनिक लेयर, बच्चे में एम्ब्रियोनिक लेयर बनेगी अभी, जैसे कि एमनियोन, कोरियोन, और ये सब भी मैं ही बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, अरे वाह यार, तू तो बहुत काम का है, तू तो एम्ब्रियोनिक लेयर बनाएगा और एंडोमेट्रियम से अटैच भी करवाएगा, अरे वाह। मैंने कहा और कुछ फंक्शन है आपके? बोल रहा है एक और फंक्शन है, बता दूं क्या? मैंने कहा बता दो ना भैया। बोलता है कि मैं प्लेसेंटा भी बनवाता हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, प्लेसेंटा तो वही है ना कि बच्चा जो मदर से न्यूट्रिशन लेता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही तो लेता है। वाह, क्या बात है, प्लेसेंटा भी ये बनवाएगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ओ हो, अद्भुत अद्भुत ट्रोफोब्लास्ट, मजा आ गया, दिल जीत लिया आपने। एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट भी आप करवाओगे, एम्ब्रियोनिक लेयर जैसे कि एमनियन कोरियन भी आप बनवाओगे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी आप करवाओगे, और कुछ भी करते हो क्या आप? बोले HCG हार्मोन बनाता हूँ। मैंने कहा तो कौन सी बड़ी बात है? बोले सुनो पहले ध्यान से, मैं बनाता हूँ HCG, इसको हटाओ, मेरे उसके बहुत काम है। कहा, ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं। ट्रोफोप्लास्ट, ट्रोफोप्लास्ट बनाता है SCG, ह्यूमन कोरियोन गोनाडोट्रोपिन। क्या बनाता है? ह्यूमन कोरियोन गोनाडोट्रोपिन। ये जो HCG हार्मोन होता है, सबसे पहले अभी मुझे ये बताओ कि कॉर्पस लूटियम को मैनेज कौन कर रहा है? सर हमेशा की बात है, कॉर्पस लूटियम जो है उसको मेंटेन करता है LH। तो बोले हटा दो LH को, मैं मेंटेन करूंगा। तो अब इम्प्लांटेशन जब होगा, इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस के फॉर्म में इम्प्लांटेशन होगा ना, अटैचमेंट होगा यूट्रस से बच्चे का, उसके बाद SCG जो है कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है, LH नहीं करता। LH का काम ले लिया इसने, LH को बोला कि तू टेंशन मत ले, अब मैं मेंटेन करूंगा। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद एक हार्मोन रिलीज होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल के द्वारा, SCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, और यही LH का काम टेक ओवर कर लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम को अब ये मेंटेन करेगा। ठीक, साथ ही साथ ये SCG सर्वाइकल प्लग बना देता है। सर्वाइकल प्लग से याद आया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई, ये मैं आपको बता देता हूँ। सर्वाइकल प्लग, सर्वाइकल प्लग कहाँ है? फीमेल फीमेल फीमेल, बस आने ही वाले हैं, आने ही वाले बच्चों, एक सेकेंड। फीमेल फीमेल, ओके आ गए। सर्वाइकल प्लग बनाता है ना SCG, अभी बताता हूँ सर्वाइकल प्लग क्या होता है उससे पहले। ओहो, इरेजर इतना छोटा हो गया, बेटा बड़ा हो जा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस एरिया इज सर्विक्स, और बीच में ये जो केनाल है दिस इज सर्वाइकल केनाल, सर्वाइकल केनाल। ठीक, और एक बात और मैं बता दूं, जब प्यूबर्टी आती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उस इस कंडीशन को कहते हैं मिनार्क। क्या कहते हैं? मिनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क। जब से प्यूबर्टी आती है फीमेल में, जब से पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं मिनार्क। और जब 45 से 50 साल में वो रुक जाता है क्योंकि सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मीनोपोज। ये सारी बातें मैंने नोट्स में लिखी है, पर फिर भी मेरे को बताना जरूरी है कि प्यूबर्टी जब पहली बार हिट होती है फीमेल को, जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसे बोलते हैं मिनार्क, और जब वो रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं 45 से 50 साल की एज में, तो उसे बोलते हैं मीनोपोज। तो फीमेल में तो 50 साल में मीनोपोज हो जाता है, पर मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस टिल डेथ चलता है। ठीक, दिस इज सर्विक्स, दिस इज सर्वाइकल केनाल, दिस इज इंटरनल ओस, इसे क्या बोलेंगे? इंटरनल ओस, एंड दिस इज एक्सटर्नल ओस। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस एरिया इज सर्विक्स, यहाँ से जो केनाल निकल रही है दिस इज सर्वाइकल केनाल, ये अंदर का जो है दिस इज इंटरनल ओस, बाहर का जो है एक्सटर्नल ओस, और यहाँ पर है आपकी वेजाइना, दिस इज यूर वेजाइनल, वेजाइना। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि यूट्रस से सर्विक्स को, यूट्रस दिस इज यूट्रस, यूटेरस से सर्विक्स को कौन कनेक्ट करता है? यूटेरस से सर्विक्स को कौन कनेक्ट करता है? तो कनेक्ट करता है इंटरनल ओस, ये इंटरनल ओस। और सर्विक्स को वेजाइना से कौन कनेक्ट करता है? एक्सटर्नल ओस। बहुत इजी है, यूट्रस को सर्विक्स से कौन कनेक्ट करता है? इंटरनल ओस। सर्विक्स को वेजाइना से कौन कनेक्ट करता है? एक्सटर्नल ओस। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जो सर्विक्स होती है, ये जो एरिया होता है सर्विक्स का, दिस इज सर्विक्स, ये जो सर्विक्स होती है और सर्विक्स के साथ ये जो वेजाइना आपको देखने को मिलती है, ठीक है,
तो सर्विक्स की जो केनाल है और वेजाइना जो है, सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइना, सर्विक्स के केनाल, सर्वाइकल केनाल और जो वेजाइना है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ केनाल। यहीं से बर्थ होगा, दिस इज बर्थ केनाल। वापिस बोल देता हूँ, सर्विक्स, सर्वाइकल केनाल, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस, वेजाइना, यूट्रस से सर्विक्स को कनेक्ट करेगा इंटरनल ओस, सर्विक्स से वेजाइना को कनेक्ट करेगा एक्सटर्नल ओस, और सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइना बोथ आर कॉमनली कॉल्ड बर्थ केनाल। क्लियर है? ये छोटा सा पॉइंट रह गया था, वापस आना पड़ा। अब मैंने आपको बोला कि सर्वाइकल प्लग बन जाता है ना, एचसीजी की वजह से, एचसीजी ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन निकलता है, उसकी वजह से यहाँ पर सर्वाइकल प्लग म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है इस तरह से। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा अटैच हो गया, बच्चा अटैच हो गया, तो फीमेल नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ से फॉरेन पार्टिकल आए या कोई भी यहाँ से बैरियर आए जिसकी वजह से ये बच्चा डैमेज हो जाए, तो इसको बंद कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, सर्वाइकल प्लग बन जाता है यहाँ पर। तो ये भी कौन बनाता है? एससीजी बनाता है। कौन बनाता है? एससीजी बनाता है। तो एससीजी सर्वाइकल प्लग बनाता है और एससीजी प्लेसेंटा बनाता है। वो सारी बात तो हो गई थी, ठीक है। और एससीजी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता था, ठीक। एक बात और बोल दूं, एससीजी एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन करेगा, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को, जहां से बच्चा बच्चा अटैच है, जहां पर बच्चा अटैच है ना, वो एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन कौन करेगा? एचसीजी, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन। चलिए वापस चलते हैं। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था, सर्वाइकल प्लग कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि ये जो एचसीजी है ये एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन करेगा। तो कितने सारे काम हो गए आपके ट्रोफोब्लास्ट के, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट से ही एससीजी भी निकल रहा है, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन। अब ये कब निकलता है एससीजी? जब इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन कौन से दिन होता है? फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, क्योंकि चौथे दिन में तो मोरूला बना, 7वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बना, और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में ही तो इम्प्लांटेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन होने की वजह से हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं एससीजी। तो वो जो प्रेगा न्यूज होता है ना, प्रेगा न्यूज जिसमें चेक करते हैं, तो 7 दिन बाद चेक करो। मान लीजिए किसी ने कोई टेस्ट परफॉर्म किया और 7 दिन बाद उसे श्योरिटी लेनी है कि भाई इम्प्लांटेशन हुआ नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या होता है? प्रेगा न्यूज होता है, उसमें यूरिन की ड्रॉप डाली जाती है, यूरिन की ड्रॉप। अब वो यूरिन की ड्रॉप एक्चुअल में क्या बताती है? वो जो प्रेगा न्यूज एक्चुअल में क्या बताता है? एचसीजी इंडिकेटर होता है। वो क्या होता है? एचसीजी इंडिकेटर। सपोज दिस इज प्रेगा न्यूज, ये होते हैं एचसीजी इंडिकेटर लगे होते हैं उसमें, एचसीजी इंडिकेटर। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, यहाँ पर आपकी ट्रोफोब्लास्ट बनेगी, बच्चा अटैच हो जाएगा यूट्रस से, अटैच हो गया यूट्रस से। अब यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा एससीजी, ये एससीजी जो है यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, और ये यूरिन के थ्रू बाहर आएगा तो हम इसके यूरिन की ड्रॉप यहाँ पर डालते हैं। अगर बच्चा अटैच है मतलब एससीजी है और एससीजी है तो टेस्ट पॉजिटिव, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब है कि भैया इम्प्लांटेशन ही हो चुका है, बच्चा अटैच हो चुका है, यूट्रस के अंदर जा चुका है। समझ में आया? ये होता है एससीजी इंडिकेटर, ये होता है प्रेगा न्यूज, और कुछ नहीं होता। चलिए, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार आपको मैं नोट्स दिखा देता हूँ। देखिए, नोट्स तो बड़े प्यारे आपको लगने वाले हैं, मजा आएगा आपको देख देख कर। सब कुछ है, सब कुछ दिया है मैंने, सब कुछ, सब कुछ दिया है मैंने, है ना, जो आपको चाहिए था। चलिए, मैं आपको अब सीधा ले चलता हूँ आगे। अब हमारा फर्टिलाइजेशन भी हो गया, अब हमने क्लीवेज भी कर लिया, ट्रोफोब्लास्ट के बारे में भी समझा दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लास्टोसिस बन गया था। ब्लास्टोसिस बनने के बाद यहाँ से ये जो हमारा पूरा क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट है, ये सिंक हो गया, हमारे यूट्रस के अंदर चला गया, है ना। और यूट्रस के अंदर जाने के बाद यहाँ से एससीजी रिलीज हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इम्प्लांटेशन होने के बाद एससीजी रिलीज होता है। और मैंने आपको बोला कि जोना लेयर हटेगी, जोना पेलुसिडा, तो उस प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। सारी चीजें हमारी पहले से कंप्लीट है। क्लियर?
चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए अब इम्प्लांटेशन तो हो गया, मुबारक हो, आपने फर्टिलाइजेशन भी करा दिया, आपने इम्प्लांटेशन भी करा दिया। अब तो प्रेगनेंसी हो गई, इसी को कहते हैं प्रेग्नेंट होना, प्रेगनेंसी हो गई है। इम्प्लांटेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यही तो प्रेगनेंसी है। अब हमें क्या करना है, पार्चुरेशन। क्या करना है, पार्चुरेशन करना है, बच्चा पैदा करना है, और वो भी हम करके रहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। प्रेगनेंसी हो गई भैया। इम्प्लांटेशन हुआ, हाँ जी भैया हो गया इम्प्लांटेशन भी। इम्प्लांटेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब अगर मैं बोलूँ वीक 1, तो पहले हफ्ते में क्या क्या चेंज हुआ था फर्टिलाइजेशन के। पहले हफ्ते में तो सर जाइगोट बना था, जाइगोट के 30 घंटे बाद डिवीजन स्टार्ट हुआ था, ब्लास्टोमेयर बना था। और ब्लास्टोमेयर बनने के बाद वो जो मोरूला स्टेज थी वो 4 दिन बाद बनी थी, और 7वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बना था। तो ये वीक 1 में ये सारे चेंजेस हुए थे। वीक 2 में क्या हुआ, अब सेकंड हफ्ता है भैया, जब बच्चा अटैच हो चुका है, तो वीक 2 में पता है क्या होगा, लेयर्स डेवलप होगी, है ना। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म्स, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे में डेवलप होगा एक्टोडर्म, एंडो एंड मीजोडर्म। ठीक है, 2 हफ्ते खत्म हो गए। अब आ जाइए आप सीधा 1 महीने पर। 1 महीना पूरा होने वाला है, 1 मंथ। तो जैसे ही 1 महीना पूरा होता है, यहाँ पर हमें पता लगता है कि बेबी का पूरी तरह से हार्ट डेवलप हो गया है। तो अगर हमें चेक करना है कि किसी की प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है या नहीं चल रही, और उसको प्रेग्नेंट हुए 1 महीना हो गया है, तो हम क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे और चेक कर लेंगे हार्ट बीट, क्योंकि 1 महीने में हार्ट डेवलप हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जनरली 1 महीने में हार्ट डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। तो हम हार्ट बीट चेक कर लेंगे। हाँ, सब सही है, बच्चा सही है अभी, बच्चा सही ग्रो कर रहा है। कैसे पता लगा, क्योंकि 1 महीने में हार्ट बन जाता है तो हार्ट बीट डेवलप हो जाती है, तो 1 महीने में ये सब हमें देखने को मिलता है। क्या यहाँ तक क्लियर है। वीक 1 तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था क्या क्या हो रहा है ना। वीक 2 भी मैंने आपको बताया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, और फिर आपको मैंने बताया कि 1 महीने बाद क्या होता है, आपका हार्ट साउंड सुनाई देता है। क्लियर। अब सेकंड मंथ के दौरान, अब जब दूसरा महीना पूरा होता है, इस दौरान बच्चे में लिम्स, लिम्स मतलब ये 4 लिम्स, है ना, ये 4 लिम्स, और ये पाँव आपके हाइंड लिम्स, है ना, लिम्स डेवलप होने लग जाते हैं। और उसके आगे ये डिजिट्स, दिस इज डिजिट्स, ये फिंगर जो है डिजिट्स। तो लिम्स और डिजिट्स डेवलप होना शुरू होते हैं। तो स्टार्ट होते हैं यहाँ पर लिम्स एंड डिजिट्स डेवलपिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। क्या यहाँ तक क्लियर है। लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब आता है आपका तीसरा महीना। कौन सा महीना, तीसरा महीना आता है, थर्ड मंथ। थर्ड मंथ को आप कहते हैं, कितने वीक हो जाएंगे, 12 वीक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड मंथ मतलब कि 12 वीक्स, इसको आप कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो पहले मंथ में तो हमने देख लिया कि हार्ट बीट डेवलप हो गई। फिर दूसरे मंथ में हमने देख लिया कि लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तीसरे मंथ में हम देख रहे हैं, तीसरे मंथ का मतलब हो गया 12 हफ्ते। 12 हफ्ते का मतलब होता है, अब हम 3 महीने को मिला के कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो, 3 महीने को मिला के कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 6 महीने को मिला के कहेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, और जब 9 महीने हो जाते हैं तो वो लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। ज़्यादातर ऑर्गन्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया यहाँ पर डेवलप हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है डेवलप हो जाता है। कई सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। और अब बात करते हैं फिफ्थ मंथ की। कब बात करते हैं, फिफ्थ मंथ की। तो फिफ्थ मंथ में बेबी जो है अपनी पहली मूवमेंट शो करेगा। हम कहते हैं ना, बच्चा किक मार रहा है, बच्चा किक मार रहा है, तो वो ऐसे किक मार रहा है, किक मार रहा है, तो फिफ्थ मंथ में बेबी किक करता है। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस, क्या बोलेंगे, फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस कब देखने को मिलती है,
5th मंथ में देखने को मिलती है। और हेड के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं छोटे छोटे, है ना, सिंग मत लगा देना, हेयर्स। तो अपीयरिंग हेयर ऑन हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है। 6th मंथ, 6th मंथ का मतलब क्या हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब 6th मंथ में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, ये जो है आपकी आईलिड्स बनती है, आईलिड्स बनती है, और आई जो है ना आपके आईलैशेस इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, आंखें खुल जाती है आपकी। अभी तक आंखें बनती क्योंकि आंख डेवलप हो रही थी, तो अब आईलिड्स बन जाते हैं, है ना, और आईलैशेस सेपरेट हो जाते हैं। मैं वापस बोल देता हूँ, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं और आईलैशेस डेवलप हो जाते हैं, एक ही बात है, कैसे भी बोल लो। मतलब कि आंखें खुल जाती है और आंखें के ऊपर ये जो छोटे छोटे बाल है ये बन जाते हैं। ठीक। और स्किन के ऊपर भी छोटे छोटे बाल बनना शुरू हो जाते हैं। ये कब होता है, आपके 6th मंथ में होता है। तो 6th मंथ में मतलब कि 24 वीक्स में, 24 वीक हो गए, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6th मंथ, 24 वीक, इस टाइम होता है बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर एंड आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, और आपके जो आईलैशेस हैं, ये जो आईलैशेस हैं ये डेवलप हो जाते हैं और आईलिड्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 9th मंथ, और 9th मंथ का मतलब हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर। और 9th मंथ में तो बेबी फुली फुली ग्रोन हो जाता है, पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, और वो बाहर आने के लिए तैयार होता है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि 9 महीने के बाद बच्चा बाहर कैसे आता है। मतलब कि अब हम करने वाले हैं पार्चुरेशन। क्या करने वाले हैं? पार्चुरेशन। आ जाइए भैया, पार्चुरेशन करेंगे, डिलीवरी ऑफ द बेबी करेंगे। मेरी सबसे गंदी आदत है कि मैं आधे शब्द लिख के डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब देखो, पार्चुरेशन एक बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि जब वो फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है 9 महीने बाद, है ना, तो फीटस खुद, और फीटस के साथ जो प्लेसेंटा है ना, जो कि ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया था, वो प्लेसेंटा और फीटस खुद यूटेराइन में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, छोटा छोटा कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। जैसे मान लीजिए यूटेरस है, दिस इज यूटेरस। यूटेरस की कौन सी लाइनिंग है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। यहाँ पे जो बच्चा अटैच है, वो बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। ये प्लेसेंटा है, और ये वो बच्चा है, बच्चा लिख रहा हूँ मैं। ये बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो गया, प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप हो गया, 9 महीने कंप्लीट हो गए। तो अब ये बच्चा क्या करेगा, ये फीटस और प्लेसेंटा दोनों ही हल्का हल्का कॉन्ट्रेक्शन कराएंगे यूट्रस में, कि हमें बाहर जाने दो, हमें बाहर जाने दो, हमें दुनिया देखनी है, हमें बाहर जाने दो। हल्का हल्का फीटस में, यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शन कराएंगे फीटस और प्लेसेंटा। तो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, किसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा? यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होगा। किसके द्वारा होगा? फीटस के द्वारा, और वी कैन से फुल्ली डेवलप्ड फीटस के द्वारा। फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होगा, और साथ में प्लेसेंटा जो होगा, ये प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन कराएंगे यूटेरस में, जिसकी वजह से अब यूट्रस में हल्का हल्का सिग्नल आया ना, तो इसकी वजह से सिग्नल गया ब्रेन को। किसको गया? ब्रेन को। ब्रेन में मतलब हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने किसको स्टिमुलेट किया? इस टाइम वो स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अभी तक मैंने सब जगह एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया है, पर अब जब पार्चुरेशन का टाइम है तो मैंने आपको उसमें भी बताया था, एंडोक्राइन सिस्टम में भी। ठीक है। तो अब पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होगा, हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलवाया। क्या निकलवाया? ऑक्सीटोसिन निकलवाया। और ये ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करेगा यूट्रस में। ऐसे चलता रहेगा। शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ कि बच्चा 9 महीने का पूरा हो चुका है, बच्चे को अब बाहर जाना है, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है और जो प्लेसेंटा है, उन दोनों ने मिलकर यूटेरस में माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन करवाया, जिसकी वजह से सिग्नल ब्रेन तक गया कि हाँ बच्चा तैयार है बाहर जाने के लिए। तो ब्रेन ने, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिया ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर से सिग्नल गया ब्रेन को, फिर से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर से ऑक्सीटोसिन, फिर और कॉन्ट्रैक्ट, फिर चलता रहेगा चलता रहेगा, और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और बच्चा वहां से निकल जाएगा। और निकलने के बाद
जब बच्चे का पहले सिर बाहर आता है, बच्चे का ऐसा सिर बाहर आ रहा है, तो उस दौरान सर्विक्स देखी थी ना आपने? सर्विक्स दिखाई थी मैंने आपको, एक सेकंड में लेके चलता हूं आपको। ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा हो गया भाइयों, बहुत ज्यादा। अब यहां पर जब बच्चे का सिर आ जाता है, जब बच्चे का सिर यहां पर आ जाता है, तो यहां पर वो इसको ऐसे स्ट्रेच करेगा, बच्चा बाहर आने की कोशिश करेगा, स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो यहाँ के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही वो एक्टिवेट हुए, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक सिग्नल जाता है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन तो बहुत रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, बच्चा और आसानी से बाहर आने की कोशिश करता है। और फिर भी अगर कम ऑक्सीटोसिन लगता है तो डॉक्टर बाहर से इंजेक्शन लगा देते हैं ऑक्सीटोसिन के, तो बच्चा तो निकालना ही है। और निकालने के लिए सबसे बेस्ट इजेक्शन हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है, तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था कि उसको उल्टा करके हल्का सा ऐसे मारते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अगर अंदर नाक में म्यूकस फंसा है तो वो निकल जाए, बच्चा सांस ले, और उसी सांस के दौरान रेजिडुअल वॉल्यूम चली जाती है फेफड़ों में। बताया था आपको, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से बच्चा हो गया, पार्चुलेशन हो गया। पहली बात तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। इतनी शिद्दत से पढ़ाया है, बहुत मेहनत लगी है, पर बच्चा कर दिया, यहाँ पर बच्चा हो गया है, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि अब बच्चा होने के बाद एक दिन बाद, मान लीजिए 24 घंटे बाद, प्रोलेक्टिन रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में। जो प्रोलेक्टिन क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। मेमरी ग्लैंड होती है ना फीमेल्स में, मेमरी ग्लैंड। हमारे अंदर तो नॉन फंक्शनल है, फीमेल के अंदर फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स होती है। तो बच्चे को मिल्क पिलाना होता है, माँ का दूध जरूरी होता है इनिशियल फ्यू डेज में। तो जैसे ही बच्चा होता है 24 घंटे बाद फीमेल्स में प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जो कि मिल्क फॉर्मेशन करता है मेमरी ग्लैंड में। अब मिल्क फॉर्मेशन का काम तो किसका है? प्रोलैक्टिन का। पर मिल्क को निकालने का काम किसका होगा? ऑक्सीटोसिन का। तो जहां कहीं भी निकालना हो, चाहे अंडे से, सॉरी, मुर्गी से अंडा निकालना हो, फीमेल से बच्चा निकालना हो, मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकालना हो, जहां कहीं भी कुछ भी निकालना हो, इजेक्शन हार्मोन की बात आ जाए तो बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट 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 ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि, एक सेकेंड, याद तो है मुझे पर मैं थक गया हूं थोड़ा सा। ये तो हमें पता लग गया कि ऑक्सीटोसिन कब रिलीज हो रहा है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये क्या होता है सर? अरे मैंने आपको बोला ना कि फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है, इसी को तो बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और इसी की वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होकर ऑक्सीटोसिन निकालती है, और जब बच्चा नीचे आता है सर्वाइकल पे, सर्विक्स पे, सर्वाइकल कैनाल पे, तो यहां पर आने के बाद वो स्ट्रेच करता है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से वापस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, ठीक। और एक हार्मोन और निकलता है इस दौरान, उसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन आपकी ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना, बोन जो है जुड़ी हुई, इसको थोड़ा सा लूज कर देता है, ताकि बच्चा आसानी से बाहर निकल जाए, क्योंकि बच्चा बड़ा है भाई, निकलना है उसको इतनी सी जगह में से, है ना, तो इजीली स्ट्रेच हो जाए मामला। तो रिलैक्सिन भी निकलता है, सब लिखा हुआ है, सब। ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटा हुआ है, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि बच्चा गया किस पे, माँ पे गया कि बाप पे गया। मतलब कि अब रिप्रोडक्शन तो खत्म हो चुका है, जो रिप्रोडक्शन पढ़ने आया था बस यहीं तक था रिप्रोडक्शन। हमने देखा एनाटॉमी ऑफ मेल, एनाटॉमी ऑफ फीमेल, फिजियोलॉजी ऑफ मेल, फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, पार्चुरेशन, है ना, इम्प्लांटेशन, सब कुछ देख लिया। एक वर्ड और बता देता हूँ, एक वर्ड और बता देता हूँ, याद आ गया एकदम, अच्छी बात है, याद करने दो, याद करने दो, याद करने दो। गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है 9 महीने का ऐसा टाइम जब माँ अपने यूट्रस से बच्चे को अटैच रखती है, तो उसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। होने को बोलते हैं पार्चुरेशन, 9 महीने तक रखने को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक। अब ये रिप्रोडक्शन खत्म है भाइयों और बहनों। अब हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स थोड़ी बहुत, क्योंकि बी फार्म के सिलेबस में दे रखी है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, इनहेरिटेंस वगैरह। किस पे गया बच्चा वो सब देखेंगे।